तुरंत सहमति दे दी। वे दोनों कोर फॉर्मेशन रेल्म के शिखर पर थे, और जब से वे आसुरी साधक बने थे, उनकी शक्ति उस स्तर तक बढ़ गई थी कि उन्हें शक्ति में आधा कदम नवजात आत्मा क्षेत्र का माना जा सकता था। यहां तक कि नवजात आत्मा क्षेत्र का कोई विशेषज्ञ भी उनके लिए पकड़ना काफी मुश्किल पाता, यदि वे शुरुआत में ही बढ़त बना लेते। आसुरी साधक सामान्य साधकों की तुलना में शारीरिक रूप से भी अधिक मजबूत होते थे, और इसने उन्हें समान स्तर के अधिकांश लोगों की तुलना में अधिक तेज और बेहतर सहन शक्ति रखने में मदद की। एल्डर स्किनलिंग और आसुरी संप्रदाय ब्लैक रोज संप्रदाय के दूसरे एल्डर को प्रथम चरण के नवजात आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ के समान गति वाला माना जा सकता था। इसलिए उन्होंने वास्तव में यह नहीं सोचा था कि फ्लाइंग स्वॉर्ड सिटी से बाहर निकलने के बाद उनका जीवन बहुत अधिक खतरे में होगा। चाहे कुछ भी हो, उन्हें अभी भी यह विचार करना था कि संप्रदाय प्रमुख और उपसंप्रदाय प्रमुख दोनों उनसे अधिक शक्तिशाली और तेज थे। यदि उनमें से किसी एक ने भी कदम उठाया तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वे कब मर गए। इस समय उन्हें केवल एक ही बात का भरोसा था कि संप्रदाय प्रमुख और उपसंप्रदाय प्रमुख फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय से बहुत दूर जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि रेजिंग फ्लेम संप्रदाय या अन्य का कोई व्यक्ति उन पर घात लगाने के लिए आसपास छिपा हो, जबकि उन दोनों में से कोई एक बाहर हो। यह विशेष रूप से हाल ही में मिली जानकारी के कारण सच था, जिसमें पता चला था कि दो कोर एल्डर्स पहले ही सीमा पर अज्योर स्काई किंगडम के साथ युद्ध में मदद करने के लिए जा चुके थे। आखिरकार मैं सीनियर सिस्टर दिशा से दूर होने में कामयाब रहा। मंडप की ओर थोड़े डरे हुए भाव से पीछे मुड़कर देखते हुए देवांश जल्दी से पहाड़ से नीचे उतर गया। इससे पहले उसे एक बार फिर वनस्पति विज्ञान में प्रशिक्षित होने के लिए मजबूर किया गया था कि कुछ जड़ी बूटियों की देखभाल कैसे करें और उन्हें कैसे उगाएं। लेकिन जैसा कि उसकी किस्मत अच्छी थी, दिशा को किसी ने एल्केमी हॉल इस प्रकार देवांश को ग्रीन हाउस में अकेले प्रशिक्षण लेने के लिए छोड़ दिया। सामान्यतः वह अपनी दिशा बोध की कमी के कारण, जो कि बहुत अच्छी नहीं थी, ग्रीन हाउस में ही फंस जाता था। लेकिन इस बार देवांश ने एक योजना बनाई थी और वहां जाते समय रास्ते में छोटे पत्थर छोड़ दिए थे ताकि एक मार्ग बन सके। दिशा के जाने के बाद उन पत्थरों का पीछा करते हुए देवांश मंडप से बाहर निकलने और पर्वत की चोटी से नीचे सेक्ट की ओर जाने में सफल रहा। ईमानदारी से कहें तो उसे जड़ी बूटियां उगाने से कोई विशेष आपत्ति नहीं थी, लेकिन दिशा उसकी वरिष्ठ बहन के रूप में अपने प्रशिक्षण में कुछ अधिक ही कठोर थी। भले ही उसने जड़ी बूटियों को पालने पोसने के बाद उन्हें दिशा को देकर काफी मात्रा में स्प्रिट स्टोन्स कमाए थे, फिर भी उसे यह बात पसंद नहीं थी कि वह इस पर अपना इतना समय खर्च कर रहा था। इस बार उसके भागने का मुख्य कारण यह था कि उसने सुना था कि आज फ्लाइंग सोर्ड सिटी में हथियारों की एक नई दुकान खुल रही है, और वह वनस्पति विज्ञान से अर्जित कुछ स्पिरिट स्टोन्स को एक नए भाले पर खर्च करना चाहता था। जब तक वह दिशा के लौटने से पहले वापस आने में सफल रहता, तब तक वह उसकी पकड़ में नहीं आता। क्या वह मेरी माता पिता या कोई और है? इस विचार पर अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए देवांश को लगा कि उसे दिशा के सामने और अधिक दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए, न कि केवल इतना नम्र और आज्ञाकारी बनकर रहना चाहिए कि वह जो भी कहे उसे मान ले। दिशा के प्रति उसके नम्र और आज्ञाकारी व्यवहार का मुख्य कारण यह था कि उसे अभी भी फ्लाइंग सोर्ड सेक्ट से निकाले जाने और अपने पूर्व सेक्ट द्वारा पकड़े जाने का डर था। नहीं, अब से मैं उसे मनमानी नहीं करने दूंगा। वैसे भी वह गुरु नहीं है, इसलिए वरिष्ठ बहन होने के नाते उसके पास मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। जहां तक साधना की बात है, मैं उससे भी अधिक शक्तिशाली हूं। अपने ही शब्दों से प्रोत्साहित होकर देवांश ने नया उत्साह महसूस किया जब वह अंततः पर्वत की चोटी के निचले हिस्से तक पहुंच गया। अब सेक्ट का प्रवेश द्वार कहां स्थित है? क्या आपको यकीन है कि हम बिना पकड़े गए अंदर जा पाएंगे? उनकी आपसी बातचीत को कुछ दिन बीत चुके थे, और अब तक एल्डर स्किनलिंग और अन्य एल्डर फ्लाइंग सोर्ड सिटी के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके थे।
वर्तमान में वे किसी भी सामान्य व्यापारी या यात्री की तरह कपड़े पहनकर शहर में प्रवेश करने वाले थे। इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फ्लाइंग सोर्ड सिटी में उनके सुरक्षा उपाय वास्तव में इतने प्रभावशाली नहीं हैं। केवल जब स्वयं सेक्ट की बात आती है, तभी वहां ठोस रक्षात्मक उपाय किए गए हैं। मैंने शहर के भीतर हमारे कुछ लोगों से पहले ही संपर्क कर लिया है, ताकि हमारे लिए प्रवेश करना आसान हो सके। एल्डर स्किनलिंग ने दूसरे एल्डर को उत्तर दिया, जो शहर की ओर जाने वाले द्वार को देखकर अत्यंत चिंतित हो गए थे, जहां दोनों ओर फ्लाइंग सोर्ड सेक्ट के लोगों वाली मानक गार्ड की वर्दी पहने लोग तैनात थे। एल्डर स्किनलिंग की बात सुनकर दूसरे एल्डर शांत हो गए और दोनों जल्द ही बिना किसी असामान्य घटना के फ्लाइंग सोर्ड सिटी के अंदर जाने में सफल रहे। उनके प्रवेश करते ही जो व्यक्ति उनका साथ देने के लिए आगे आया, उसने उन्हें कुछ नई जानकारी भी दी, जिसमें बताया गया कि उनका लक्ष्य अब भी कुछ मिनट पहले फ्लाइंग सोर्ड सेक्ट से बाहर निकलते देखा गया था। क्या मेरा भाग्य अंततः बेहतर हो रहा है? ये खबर सुनकर एल्डर स्किनलिंग खुशी से झूम उठे। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि मौका मिलने से पहले उन्हें कम से कम कुछ महीनों तक प्रतीक्षा करनी होगी। आखिरकार फ्लाइंग सोर्ड सेक्ट के शिष्य के रूप में देवांश अपना अधिकांश समय संप्रदाय के भीतर प्रशिक्षण में बिताता था और संप्रदाय से बाहर तभी निकलता था जब उसे संप्रदाय द्वारा कोई मिशन दिया गया हो या वह कुछ व्यक्तिगत कारणों से फ्लाइंग स्वॉर्ड सिटी गया हो। वह वर्तमान में कहां है और उसके साथ कितने लोग हैं? वे कितने शक्तिशाली हैं? उन दोनों को एक ठिकाने की ओर ले जाने वाले व्यक्ति को पकड़ते हुए एल्डर स्किनलिंग की आंखें चमक उठीं और उन्होंने उस व्यक्ति को आगे पीछे झकझोरा। कारण चाहे जो भी हो, एल्डर स्किनलिंग इस तरह के शानदार अवसर को हाथ से नहीं जाने देंगे। वह अकेला है और वर्तमान में बिना किसी निश्चित गंतव्य के शहर के केंद्रीय चौक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। चेहरे पर डरे हुए भाव के साथ सवाल का जवाब देने के बाद दोनों का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को एल्डर स्किनलिंग ने उसका जवाब सुनने के बाद छोड़ दिया। हम बिना किसी दिशा के केंद्रीय चौक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। एल्डर स्किनलिंग, मुझे लगता है कि यह एक जाल हो सकता है। आप इसे किसी भी तरह से देखें, देवांश हमारे आते ही अचानक संप्रदाय नहीं छोड़ेगा और फिर शहर के केंद्रीय चौक के चारों ओर बेतरतीब ढंग से चक्कर नहीं लगाएगा। स्थिति में स्पष्ट रूप से कुछ गड़बड़ है। जैसे ही एल्डर स्किनलिंग सोचने लगे, दूसरे एल्डर ने बगल से हस्तक्षेप किया और स्थिति का अपना विश्लेषण दिया। वाकई यह एक जाल हो सकता है, लेकिन डेविल इमोर्टल जेड को वापस पाने का यह हमारे पास एकमात्र मौका भी हो सकता है। फिलहाल के लिए आइए उस पर करीब से नजर रखें और किसी अवसर की तलाश करें। एल्डर स्किनलिंग कुछ क्षण के लिए चुपचाप खड़े होकर सोचते रहे कि क्या किया जाए, और फिर अंततः एक निर्णय पर पहुंचे। इसके साथ ही राक्षसी संप्रदाय के दोनों एल्डर उस व्यक्ति से अलग हो गए जो उन्हें ठिकाने तक ले जाने के लिए भेजा गया था, और इसके बजाय वे फ्लाइंग स्वॉर्ड सिटी के केंद्रीय चौक की ओर चुपके से निकल गए। आखिरकार मिल गया। मुझे रास्ता दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। जिस हथियारों की दुकान को वह खोजने निकला था, उसके सामने खड़े होकर देवांश ने खुशी खुशी मुस्कुराते हुए अपने बगल वाले व्यक्ति को धन्यवाद दिया, जिसने उसे रास्ता दिखाया था। कोई बात नहीं, इस तरह की नई दुकान ढूंढना काफी कठिन है। आप जैसे युवाओं की मदद करना हम बुजुर्गों का कर्तव्य है। देवांश के पास खड़ा व्यक्ति एक दयालु दिखने वाला बुजुर्ग व्यक्ति था, जो मदद करके बहुत खुश लग रहा था। और जैसे ही उसने देखा कि देवांश को वास्तव में वह स्थान मिल गया है जिसकी वह तलाश कर रहा था, वह धीरे धीरे वापस अपने पहले वाले काम पर चला गया। देवांश ने दयालु बुजुर्ग व्यक्ति को हाथ हिलाकर अलविदा कहा और अंततः मुड़कर हथियारों की दुकान की ओर देखा। हथियारों की वह दुकान किसी भी सामान्य दुकान की तरह दिखती थी। एकमात्र अंतर यह था कि वह काफी साफ सुथरी और व्यवस्थित लग रही थी, संभवतः इसलिए क्योंकि उसके खुलने का यह पहला दिन था। मुझे उम्मीद है कि मुझे कम से कम अर्थ रैंक का एक अच्छा भाला मिल जाएगा। मन में यह बुदबुदाते हुए देवांश हथियारों की दुकान के भीतर दाखिल हुआ
वह गद्दार अभी अभी एक हथियारों की दुकान में घुसा है। ऐसा लगता है कि वह आखिरकार अपने मूल रास्ते से भटक गया है। शायद घात लगाकर हमला करने की योजना रद्द कर दी गई है। क्या हमें थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए या हमें हमला कर देना चाहिए? एल्डर लिंग के पीछे चल रहे एल्डर ने उनसे पूछा, जब उन्होंने पास की एक इमारत की छत से देवांश को हथियारों की दुकान में प्रवेश करते देखा। हम फिलहाल के लिए आइए कुछ और मिनटों तक नजर रखते हैं। अगर तब तक कुछ असामान्य नहीं होता है तो हम कार्रवाई करेंगे। थोड़ी देर सोचते हुए एल्डर लिंग ने जवाब दिया और अपनी आंखें सिकोड़कर देवांश को देखा, जो उस समय हथियारों की दुकान के भीतर विभिन्न भालों को देख रहा था। चाहे कुछ भी हो, वे अभी भी उस क्षेत्र में थे जिसे दुश्मन का क्षेत्र माना जा सकता था। कार्रवाई करने से निश्चित रूप से बहुत भारी शोर शराबा हो जाता और फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के भीतर के विशेषज्ञों को सतर्क कर देता। उन्हें अपनी कार्रवाई के दौरान पूरी तरह से सटीक होना था, अन्यथा वे दोनों एक बुरी स्थिति में फंस सकते थे। कुछ और मिनटों की प्रतीक्षा उनके लिए कुछ भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अभी-अभी 2 घंटे तक देवांश को केंद्रीय चौराहे के चारों ओर बिना सोचे समझे चक्कर लगाते हुए देखा था। इसे याद करते हुए एल्डर आर्यन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे क्रोध से फट पड़ेंगे। चाहे वे कितने भी मूर्ख क्यों ना हों, ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वे इतने स्पष्ट जाल में फंस जाएं। जब देवांश ने दुकान में प्रवेश किया, तो उसने तुरंत दुकान के एक कोने में अन्य अर्थ रैंक के भालों के बीच साधारण दिखने वाले भाले को पहचान लिया। पहले तो उसे लगा कि शक्तिशाली दिखने वाले अर्थ रैंक के भालों के बीच इसका होना कोई गलती है, लेकिन उसे पकड़ने के बाद देवांश ने महसूस किया कि यह बाकी भालों की तुलना में कितना भारी था। साथ ही उसने यह भी पाया कि भाले की नोक कितनी कुंद थी। वह भाला लगभग एक विशाल भारी हथौड़े की तरह था, जिसका उपयोग कुछ अद्वितीय साधक अपने विरोधियों को मौत के घाट उतारने के लिए करते थे। बस यह एक भाले के रूप में था। क्या भविष्य में वह अपने भाले से लोगों को कुचलकर मार पाएगा? सोल स्पीयर डिवाइन मंत्रा में कुछ ऐसी भाला तकनीकें भी थीं, जिनके लिए प्रतिद्वंद्वी को कुचलकर मारने हेतु एक भारी भाले की आवश्यकता होती थी। इसके बारे में थोड़ा सोचने के बाद देवांश ने फैसला किया कि वह इस भारी भाले को ही लेगा। उसने दोबारा यह नहीं सोचा कि तथाकथित सोल स्पीयर डिवाइन मंत्रा में ऐसी भाला तकनीकें क्यों थीं, जिनमें उपयोगकर्ता को अपने दुश्मनों को कुचलने के लिए अपने भाले का उपयोग एक विशाल भारी हथौड़े की तरह करने की जरूरत पड़ती थी। क्या तुम पक्का यही भाला चाहते हो? भले ही यह वास्तव में अर्थ रैंक का है, लेकिन यह केवल इसीलिए है क्योंकि यह अन्य भालों की तुलना में अधिक मजबूत है। जहां तक इसकी नोक के तीखेपन की बात है, यह अधिकांश मोर्टल रैंक के हथियारों से भी बदतर है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें यह पहले से ही पता होगा। दुकान के मालिक ने देवांश के हाथ में मौजूद भाले की ओर देखते हुए यह कहा। हाँ, चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ देवांश ने आवश्यक स्पिरिट स्टोन्स निकाले और दुकान के मालिक को भुगतान किया। हाँ हाँ, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आखिरकार यह अभी भी एक अर्थ रैंक का हथियार है, इसीलिए कीमत भी उसी के अनुसार होनी चाहिए। कुछ और चाहिए? देवांश से स्पिरिट स्टोन्स की सही मात्रा प्राप्त करने पर बड़ी मुस्कान के साथ दुकान के मालिक ने पूछने से पहले उन्हें जल्दी से सुरक्षित रख लिया। नहीं धन्यवाद। अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए देवांश ने कुछ कठिनाई से उस भारी भाले को उठाया और उसे अपने साथ लेकर हथियार की दुकान से बाहर निकल गया। कम से कम फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के शिष्य के रूप में उसे फ्लाइंग स्वॉर्ड सिटी के अंदर खुलेआम हथियार ले जाने की अनुमति थी। उसी समय जब राक्षसी संप्रदाय के 2 एल्डर चुपचाप देवांश पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, वीर अभी-अभी अपने निवास पर वापस लौटा था। उसने पाया कि उस समय वहां अनन्या के अलावा कोई नहीं था, जो ग्रीन हाउस के बगल में छोटे बगीचे में चुपचाप आराम कर रही थी, जहां देवांश अपना अधिकांश समय वनस्पति विज्ञान के अभ्यास में बिताता था। वीर ने उसे परेशान न करने का फैसला किया, क्योंकि उसे आराम करते हुए देखना काफी दुर्लभ था, और इसके बजाय
उसने यह पता लगाने के लिए अपनी दिव्य दृष्टि फैला दी कि उसके दोनों शिष्य इस समय कहाँ हैं। अपनी दिव्य दृष्टि को फैलाना उस निष्क्रिय संस्करण से बिल्कुल अलग था जहां दिव्य दृष्टि केवल उसके चारों ओर कुछ 100 मीटर के दायरे को कवर करती थी। सक्रिय रूप से अपनी दिव्य दृष्टि फैलाने की तुलना में इसमें उसे कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता था। यह उन कारणों में से भी एक था जिसकी वजह से अधिकांश नायसेंट सोल रियलम के साधकों को आसानी से छल्ला जा सकता था, जब तक कि आप उनके पैसिव डिवाइन सेंस के दायरे में नहीं आए थे। ये क्या है? जैसे ही उन्होंने फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट को कवर करने के लिए अपनी दिव्य दृष्टि फैलाई, वीर ने जल्दी ही दिशा को अपने हाथ में कुछ किताबें लिए अल्केमी हॉल से वापस आते हुए पाया, लेकिन देवांश अभी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। शायद उसे फ्लाइंग स्वॉर्ड सिटी में कहीं होना चाहिए। यह ध्यान में रखते हुए वीर ने तुरंत फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट को कवर करने वाली अपनी दिव्य दृष्टि को वापस खींच लिया और फिर उसे फ्लाइंग स्वॉर्ड सिटी पर केंद्रित किया। चलो, अब चलते हैं। ऐसा लगता है कि वह फिर से सेक्ट में वापस लौटने वाला है। एल्डर स्किनलिंग के पास खड़े एल्डर ने अपने चेहरे पर घबराहट के भाव के साथ कहा। कोई नहीं जानता था कि उसे पकड़ने के दूसरे मौके के लिए उन्हें कब तक इंतजार करना होगा। इससे पहले कि ऐसा हो, फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट द्वारा उनका पता भी लगाया जा सकता था। ठीक है, जब वह प्रकट होगा तो मैं साए से उसकी रक्षा करने वाले व्यक्ति को संभाल लूंगा और तुम उस गद्दार को पकड़कर जितनी दूर हो सके चले जाना। इसके खत्म होने के बाद हम तय स्थान पर मिलेंगे और सेक्ट में लौट जाएंगे। सहमति में अपना सिर हिलाते हुए एल्डर स्किनलिंग जानते थे कि उन्हें जल्द ही ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा और सेक्ट मास्टर हमेशा के लिए इंतजार नहीं करेंगे। और अधिक प्रतीक्षा किए बिना एल्डर स्किनलिंग ने दूसरे एल्डर को उस क्षण कार्रवाई करने का संकेत दिया जब देवांश फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट की ओर जाने वाली मुख्य सड़क की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वीर की दिव्य दृष्टि ने फ्लाइंग स्वॉर्ड सिटी को कवर किया, उन्हें दो व्यक्तियों से एक परिचित आभा महसूस हुई। जिन व्यक्तियों की बात हो रही थी, उनकी आभा अब राक्षसी बन चुके ब्लैक रोज सेक्ट के काले कपड़े पहने व्यक्ति जैसी ही थी। हालांकि वे कमजोर थे। उन दोनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वीर ने देखा कि वे वर्तमान में उनके शिष्य देवांश का पीछा कर रहे थे, जो कि एक हथियारों की दुकान में कुछ खरीदने के लिए सामान देख रहा था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके शिष्य को कुछ न हो, वीर तुरंत उस स्थान पर चले गए और किनारे से देखने और यह देखने का फैसला किया कि डेमोनिक सेक्ट के सदस्य क्या करने की योजना बना रहे थे। हालांकि उन्हें इसका थोड़ा अंदाजा था। शायद इसका संबंध उस डेविल इमोर्टल जेड से था जिसे उनके शिष्य ने अतीत में भागने से पहले उनसे चुराया था। ओह, लगता है कि वे कार्रवाई करने वाले हैं। नीचे चल रहे घटनाक्रम को देखते हुए वीर थोड़ा मुस्कुराए जब उन्होंने देखा कि एक डेमोनिक कल्टीवेटर ने उनके शिष्य को पकड़ा और भाग गया, जबकि दूसरे ने एक इनर एल्डर को रोक लिया, जिसे सेक्ट छोड़ते समय उनके शिष्य को सुरक्षित रखने का काम सौंपा गया था। सच कहूं तो वीर थोड़े हैरान थे जब उन्होंने इनर एल्डर की ताकत देखी। वह कोर फॉर्मेशन रेलम के शिखर पर थे, नासेंट सोल रेलम तक पहुंचने से मात्र एक कदम दूर। उनके जैसा व्यक्ति सामान्य तौर पर वीर जैसे कोर एल्डर के शिष्यों की रक्षा नहीं करता था, बल्कि अपना पूरा समय साधना करने और नासेंट सोल रेलम तक पहुंचने की कोशिश में समर्पित करता था। शायद वो ऊब गए थे और थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहते थे। इसके बारे में ज्यादा न सोचते हुए वीर ने इसके बजाय उस डेमोनिक कल्टीवेटर की ताकत पर ध्यान केंद्रित किया, जो वर्तमान में इनर एल्डर के साथ लड़ रहा था। वह देखने में बहुत प्रभावशाली नहीं था और इतना दुबला था कि लगभग कुपोषित लग रहा था, लेकिन उसकी ताकत खुद ही सब कुछ बयां कर रही थी, क्योंकि वह दुबला डेमोनिक कल्टीवेटर पूरी शक्ति के साथ गरजा और उसने बिना किसी कठिनाई के फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के इनर एल्डर को आसानी से दबा दिया। धड़ाम! देवांश की रक्षा करने के लिए तैनात इनर एल्डर को दूर पटकते हुए वह दुबला डेमोनिक कल्टीवेटर भागने ही वाला था कि तभी उसे रोकने के लिए कोई उसके सामने प्रकट हुआ। इस प्रसंग में
एक दुष्ट साधक का पलायन मार्ग अवरुद्ध हो जाता है जब वह फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के योद्धाओं के बीच फंस जाता है। वीर स्थिति का आकलन करते हैं और देखते हैं कि सेक्ट के शीर्ष अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं। वह उस साधक को सेक्ट के अन्य योद्धाओं के लिए छोड़ डिखेस देते हैं और स्वयं अपने शिष्य देवांश को बचाने हेतु दूसरे शत्रु के पीछे निकल जाते हैं। शत्रुओं ने आक्रमण के लिए एक ऐसा स्थान चुना था जहां पहले से ही सेक्ट के कई अनुभवी बुजुर्ग उपस्थित थे। एल्डर स्किनलिंग स्वयं को संकट में पाकर एक रक्त रंजित बलिदान की तकनीक अपनाते हैं, जिससे उनकी शक्ति अचानक बौराज जाती है और वह घेरा तोड़ डचकर भागने में सफल होते हैं। हालांकि उनका सामना एक विनाशकारी प्रहार से होता है जो उन्हें गंभीर रूप से घायल कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए वह भारी कीमत चुकाते हैं और अत्यंत तीव्र गति से भागने का प्रयास करते हैं, परंतु उनका पीछा करने वाला योद्धा शक्ति के बहुत ऊंचे स्तर पर है। इसी बीच सेक्ट की ओर एक नई और रहस्यमयी ऊर्जा का आगमन होता है। क्या आप अगले भाग का सारांश जानना चाहेंगे, जिसके कारण निकट आता हुआ आभा मंडल एक पल के लिए रुक गया और फिर से फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट की ओर बढ़ने लगा? इसके बाद 3 अन्य अलग-अलग आभा मंडल दिखाई दिए और फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट की ओर बढ़ने लगे। हूं स्थिति को देखकर महावीर प्रताप की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उन्होंने भागते हुए राक्षसी साधक पर एक नजर डाली और अंत में वापस मुड़कर पीछा करना छोड़ दिया। इसके बजाय वे तेजी से सेक्ट की ओर वापस लौट आए, जिससे वे चारों आभा मंडल तेजी से पीछे हट गए और एक बार फिर गायब हो गए। मुझे उम्मीद है कि एल्डर वीर जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। जिस दिशा में वह राक्षसी साधक गायब हुआ था, उस ओर देखते हुए महावीर प्रताप अपने आप से बुदबुदाए। यदि वीर ने उन्हें पहले नहीं रोका होता और राक्षसी साधक को विश्वसनीय तरीके से भागने देने के लिए नहीं कहा होता, तो उनका हमला उस राक्षसी साधक पर से नहीं चूकता और वे उसे अब तक मार चुके होते। अब वे केवल वीर के लौटने और यह समझाने की प्रतीक्षा कर सकते थे कि उन्होंने एक राक्षसी साधक को अपने शिष्य का अपहरण करने की अनुमति क्यों दी। कम से कम वीर ने कुछ तो योजना बनाई ही होगी। आह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि फ्लाइंग स्वॉर्ड सिटी में इतने सारे कोर फॉर्मेशन विशेषज्ञ मौजूद होंगे। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में एक जाल था। तेज गति से आगे बढ़ते हुए, अपने पीछे डर के साथ देखते हुए, एल्डर स्किनलिंग को ऐसा लगा जैसे वे मौत के चंगुल से बाल-बाल बचे हों। मैंने शायद काफी कुछ खो दिया है, लेकिन अंत में हम उस गद्दार को पकड़ने में सफल रहे। अब मुझे बस सेक्ट में वापस जाना है और धीरे-धीरे ठीक होना है और फिर कुछ वर्षों में मैं फिर से ठीक हो जाऊंगा। उस जगह को नीचे देखते हुए, जहां उनके हाथ होने चाहिए थे, एल्डर स्किनलिंग अभी भी पहले इस्तेमाल की गई रक्त बलिदान तकनीक का दर्द महसूस कर सकते थे। उनके लिए इतनी ताकत के साथ प्रहार करना और केवल कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में होते हुए भी एक पल के लिए महावीर प्रताप के हमले को रोकना, इसके लिए एक निश्चित कीमत चुकानी पड़ी थी। एल्डर स्किनलिंग ने अपने डांटियन के केंद्र में स्थित अपने कोर के एक हिस्से को तोड़ दिया था और भागने के लिए अपने दोनों हाथ खो दिए थे, लेकिन अंत में एल्डर स्किनलिंग अपनी जान बचाने में सफल रहे। अब मुझे बस दूसरी जगह जाना होगा और उस डरपोक आदमी से मिलना होगा। उस दूसरे एल्डर के बारे में सोचते हुए, जो योजना के अनुसार बिना किसी चोट के भाग गया था, एल्डर स्किनलिंग को अपनी चोटों को देखकर थोड़ा द्वेष महसूस हुआ। इसके साथ ही एल्डर स्किनलिंग फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के क्षेत्र की सीमा पर स्थित एक पर्वत की ओर चल दिए। यह वही जगह थी जहां उन दोनों ने फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट से दूर होने और फिर से एक साथ सेक्ट की ओर वापस जाने के बाद मिलने का फैसला किया था। एल्डर स्किनलिंग जहां थे, उससे काफी दूर देवांश वर्तमान में बेहद डरा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने खुद को एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा ले जाते हुए महसूस किया, जिसके बारे में वह केवल यही अंदाजा लगा सकता था कि वह उसके पूर्व सेक्ट का सदस्य था। चीजें इतनी तेजी से हुईं कि वह प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाया, और इससे पहले कि उसे पता चलता, वह देख सकता था कि फ्लाइंग स्वॉर्ड सिटी धीरे धीरे दूर ओझल हो रही थी, जैसे जैसे वह और दूर होता जा रहा था। शुरुआत में उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई सफलता न मिलने पर उसने हार मान ली और अवसर की प्रतीक्षा करने का फैसला किया।
यह सिलसिला कुछ और घंटों तक चला और अंत में उसका अपहरणकर्ता रुक गया और उसने उसे जमीन पर पटक दिया। आह, ये काफी दूर होना चाहिए। सावधानी से चारों ओर देखते हुए अपहरणकर्ता ने राहत की सांस ली और फिर देवांश की ओर मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान आ गई। अब जबकि हम अकेले हैं नन्हे गद्दार, कहां? क्या तुमने वह शैतानी अमर मणि अपने पास रखी है? इसे अभी मेरे हवाले कर दो और शायद जब हम संप्रदाय वापस लौटेंगे तो मैं तुम्हें कम दर्दनाक मौत दिलाने में मदद कर सकूं। लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता कि संप्रदाय प्रमुख इसे अपने पास रखेंगे। ही। देवांश की नियति पर हंसते हुए एल्डर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, यह उम्मीद करते हुए कि देवांश वह शैतानी अमर मणि उसे सौंप देगा। देवांश को अचानक बहुत पसीना आने लगा क्योंकि वह पहले की तुलना में और भी अधिक घबरा गया था। उसके पास वह शैतानी अमर मणि नहीं थी। आखिर वह ऐसी चीज अपने साथ क्यों लाता? फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के अंदर अपने कमरे में इसे छोड़ देना कहीं अधिक सुरक्षित था। कुछ गड़बड़ है। आह, शायद तुम इसे व्यक्तिगत रूप से संप्रदाय प्रमुख को सौंपना चाहते हो, इस उम्मीद में कि वह तुम्हें माफ कर देंगे। ही, मैं तुम्हें यह छोटी सी उम्मीद रखने की अनुमति दूंगा, कौन जानता है, शायद वह तुम्हें फिर से संप्रदाय में शामिल होने दें। इस बात पर ध्यान दिए बिना कि देवांश उस समय कितना घबराया हुआ था, एल्डर ने सोचा कि उसका अनुमान बिल्कुल सही था और वह बस हंस पड़ा। फिर उसने एक संचार ताबीज निकाला और एल्डर स्किनलिंग से संपर्क किया। देवांश और आसुरी संप्रदाय के एल्डर से कुछ 100 मीटर ऊपर हवा में वीर नीचे हो रही स्थिति पर करीब से नजर रख रहा था। पहले जब उसने आसुरी संप्रदाय के 2 एल्डर का पता लगाया था तो उसने पहले उन्हें खत्म करने के बारे में सोचा था, लेकिन आगे विचार करने पर वीर को एहसास हुआ कि वे भविष्य में फिर से आएंगे और यदि वह मौजूद नहीं रहा तो उसके शिष्य का सचमुच अपहरण हो सकता है। इसीलिए इसे ध्यान में रखते हुए वीर ने अब आसुरी ब्लैक रोज संप्रदाय से हमेशा के लिए निपटने या कम से कम उन्हें अपने शिष्य का दोबारा अपहरण करने के लिए आने से रोकने की योजना बनाई। इस योजना के लिए आवश्यक था कि देवांश वह शैतानी अमर मणि आसुरी ब्लैक रोज संप्रदाय को सौंप दे। इसी कारण से वीर ने गुप्त रूप से देवांश के कमरे से वह शैतानी अमर मणि निकाल ली थी। अपने हाथ के एक इशारे के साथ वीर ने सावधानी से वह शैतानी अमरमणि नीचे फेंकी और वह हैरान देवांश के सामने धीरे से गिरी, जिसने जल्दी से उसे उठा लिया और उलझन में अपने चारों ओर देखने लगा। अब अगले हिस्से के लिए मुझे एक आसुरी साधक की तरह दिखना होगा, लेकिन मैं अपना भेष कैसे बदलूं और ब्लैक रोज संप्रदाय में कैसे प्रवेश करूं? थोड़ा सोचते हुए वीर अचानक धूर्तता से मुस्कुराया क्योंकि उसने दूर से एक निश्चित आसुरी साधक को आते हुए महसूस किया। देवांश की रखवाली करने वाले आसुरी साधक ने अभी तक उसका पता नहीं लगाया था क्योंकि वह अभी भी काफी दूर था, लेकिन वीर ने आसानी से उस पर अपनी नजरें जमा ली थीं। वीर ने महावीर प्रताप से उसे भाग जाने देने के लिए कहा था क्योंकि वह मूल रूप से चाहता था कि वह दूसरे आसुरी साधक पर नजर रखे और उसे उस व्यक्ति को मारने से रोके जिसे उन्हें पकड़कर वापस लाना था। आखिर वे आसुरी साधक थे और उनकी प्रतिष्ठा वास्तव में इतनी अच्छी नहीं थी। वीर को लगा था कि वे दोनों एक दूसरे पर नियंत्रण रख पाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि रास्ते में देवांश के साथ कुछ बुरा ना हो, लेकिन ऐसा लगा कि उसकी चिंताएं व्यर्थ थीं क्योंकि संबंधित एल्डर को संप्रदाय के गद्दार देवांश को मारने की कोई परवाह नहीं लग रही थी। इसे ध्यान में रखते हुए वीर ने जल्दी से एक नया विचार सोचा और जल्द ही एल्डर स्किनलिंग के ठीक सामने प्रकट हो गया, जिससे वह बुरी तरह घबरा गया। नमस्ते, मेरे पास तुम्हारे और तुम्हारे संप्रदाय के भविष्य के लिए एक शानदार अवसर हो सकता है। चमकते हुए चेहरे के साथ मुस्कुराते हुए वीर ने एल्डर स्किनलिंग से बात करना शुरू किया, जो शुरू में वीर से डरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वीर की बात सुनकर वह और भी अधिक उत्साहित होने लगा। तो क्या हमारा सौदा पक्का है? अपनी योजना प्रस्तुत करने के बाद वीर ने दूसरी ओर देखा और पाया कि एल्डर स्किनलिंग उत्सुकता से सहमति में अपना सिर हिला रहे थे। बहुत अच्छे, बस वैसा ही करो जैसा मैंने तुमसे कहा है और ब्लैक रोज संप्रदाय का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा।
यह कहकर वीर तेजी से आकाश की ओर उड़ गया और इससे पहले कि एल्डर स्किनलिंग कोई प्रतिक्रिया दे पाते, वह ओझल हो गया। एल्डर स्किनलिंग, आपको क्या हुआ है? जिस एल्डर ने देवांश का अपहरण करने और उसे लेकर भागने का काम लिया था, उसने जब एल्डर स्किनलिंग को देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। यह पूरी तरह से अकारण नहीं था, क्योंकि वर्तमान एल्डर स्किनलिंग ने पहले ही अपने दोनों हाथ खो दिए थे और उनकी वर्तमान स्थिति पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। दूसरे एल्डर को इस बात का थोड़ा बुरा भी लगने लगा था कि वह देवांश को लेकर भाग गया था, जबकि एल्डर स्किनलिंग ने उसके लिए फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के लोगों का रास्ता रोका था। मैं भागने की कोशिश में घायल हो गया। संप्रदाय प्रमुख द्वारा हमें सिखाई गई रक्त बलिदान तकनीक का उपयोग करने के बाद मैं किसी तरह बच निकलने में सफल रहा। फिलहाल ऐसा लगता है कि सुरक्षित रूप से संप्रदाय वापस लौटने के लिए मुझे आप पर निर्भर रहना होगा। एक दयनीय चेहरा बनाते हुए एल्डर स्किनलिंग ने निराशा की एक गहरी आह भरी और समय समय पर उदासी के साथ उस जगह को देखते रहे जहां उनके हाथ होने चाहिए थे। चिंता न करें एल्डर स्किनलिंग, हम पहले ही काफी हद तक सुरक्षित हैं और हम गद्दार और डेविल इमॉर्टल जेड को भी हासिल करने में सफल रहे हैं। जब हम वापस लौटेंगे तो संप्रदाय प्रमुख हमारे काम से खुश हो सकते हैं और आपके हाथ वापस पाने में आपकी मदद कर सकते हैं। अजीब तरह से मुस्कुराते हुए दूसरे एल्डर ने एल्डर स्किनलिंग को आश्वस्त किया और तेजी से उनके पास जाकर उन्हें ऊपर उठाने में मदद की। चाहे कुछ भी हो, वे अभी भी एक ही संप्रदाय के सदस्य थे और एल्डर स्किनलिंग और वह पिछले कुछ समय से काफी करीब थे और अतीत में कई मौकों पर साथ काम कर चुके थे। सचमुच। फिलहाल चलिए जल्दी से संप्रदाय वापस चलते हैं। मुझे यकीन है कि संप्रदाय प्रमुख डेविल इमॉर्टल जेड को वापस पाने के लिए उत्सुक होंगे, ताकि हम अनुष्ठान को फिर से शुरू कर सकें। अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए एल्डर स्किनलिंग और दूसरा एल्डर जल्द ही ब्लैक रोज संप्रदाय की ओर चल पड़े। यह केवल एक पल के लिए था, लेकिन जब दूसरा एल्डर देवांश को उठाने के लिए मुड़ा, तो एल्डर स्किनलिंग की आंखों में मारने के इरादे की एक झलक दिखाई दी। वह घातक इरादा केवल कुछ क्षणों के लिए रहा और एल्डर स्किनलिंग ने रहस्यमयी व्यक्ति के साथ हुई अपनी बातचीत को याद करते हुए खुद पर फिर से काबू पा लिया। चाहे कुछ भी हो, उन्हें वह कार्य पूरा करना था जो उन्हें सौंपा गया था, ब्लैक रोज संप्रदाय के भविष्य के लिए और अपने स्वयं के भविष्य के लिए। लगता है उस आदमी के साथ कोई समस्या नहीं होगी। ऊपर से स्थिति का अवलोकन करते हुए वीर मन ही मन थोड़ा मुस्कुराया, क्योंकि उसने देखा कि एल्डर स्किनलिंग ने अपनी मुलाकात या किसी और चीज के बारे में बात नहीं की। ऐसा लग रहा था कि उसकी योजना अब तक काम कर गई थी और एल्डर स्किनलिंग संभवतः वही काम करेंगे जो उसने उन्हें सौंपा था। अब वापस वहीं आ गया। मैं ब्लैक रोज संप्रदाय में कैसे प्रवेश करूं? थोड़ा सोचने के बाद वीर ने एल्डर स्किनलिंग और ब्लैक रोज संप्रदाय के दूसरे एल्डर से आगे उड़ने का फैसला किया। एल्डर स्किनलिंग संभवतः देवांश को कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि वह उस योजना के लिए महत्वपूर्ण था जिसके बारे में वीर ने उन्हें पहले बताया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसकी बहुत अधिक संभावना थी कि एल्डर स्किनलिंग ने उड़ने की क्षमता के कारण उसे एक डोमेन लॉर्ड समझ लिया था। अगर वास्तव में ऐसा कुछ हुआ था, तो वीर अपनी गलती सुधारने के लिए इतना दयालु नहीं होता। एक की मदद से उड़ना वास्तविक तलवार मंशा होने के कारण तलवार आखिरकार हेवनली स्काई साम्राज्य में पूरी तरह से अनसुनी बात थी और बहुत कम लोग इस बारे में जानते थे। समय बीतता गया और रेड डस्ट रेगिस्तान की यात्रा के बाद वीर जल्द ही ब्राइट सन सिटी पहुंच गया, जहां उसकी और दिशा की ब्लैक रोज संप्रदाय के सदस्यों के साथ पहली औपचारिक मुलाकात हुई थी। वीर ने आगे बढ़ने से पहले केवल कुछ सेकंड के लिए नीचे के शहर का अवलोकन किया और पाया कि सब कुछ सामान्य था। कोई भी राक्षसी साधक अचानक प्रकट नहीं हुआ था जिसने ब्लैक रोज संप्रदाय के नाम पर शहर को नष्ट कर दिया हो। ब्लैक रोज संप्रदाय की यात्रा शांतिपूर्ण रही और वीर को रास्ते में किसी भी राक्षसी साधक या ऐसी किसी चीज का सामना नहीं करना पड़ा।
जब तक वह ब्लैक रोज पर्वत की ओर जाने वाले रास्ते के सामने पहुंचा, जहां ब्लैक रोज संप्रदाय स्थित था। वीर को थोड़ा संदेह हुआ कि क्या वह वास्तव में एक राक्षसी संप्रदाय के क्षेत्र के भीतर था। शायद उसने रास्ते में कोई गलत मोड़ ले लिया था। उसने जो सीखा था उसके अनुसार अधिकांश राक्षसी संप्रदायों को आकाश में ऊंचा नहीं रखा जाता था, जहां स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की कीची ही सबसे घनी होती थी। इसके बजाय वे किसी प्रकार की भूमिगत घाटी या गुफा प्रणाली में स्थित होते थे, ताकि पाताल लोक या ऐसी किसी चीज के करीब हो सकें। उनके भूमिगत होने के बारे में वीर बस इतना जानता था कि वे ऐसा इसीलिए करते थे क्योंकि अन्य साधकों की तरह उनके लिए साधना करना और सुधार करना आसान होता था। जहां तक इस बात का सवाल था कि वे जितना अधिक भूमिगत थे, उतना ही बेहतर सुधार क्यों कर सकते थे, वीर को कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन उसने अनुमान लगाया कि इसका संबंध उस ऊर्जा से था जिसकी वे साधना करते थे, जो भूमि के नीचे जाने पर और घनी हो जाती थी, ठीक वैसे ही जैसे ऊपर जाने पर ची घनी हो जाती थी। अपनी शंकाओं को मन के कोने में धकेलते हुए वीर ने सावधानीपूर्वक ब्लैक रोज पर्वत पर चढ़ते समय अपनी आभा को दबाने की पूरी कोशिश की। रास्ते में वीर ने बहुत सारे खाली मंडप और अन्य प्रकार के रहने के स्थान देखे और धीरे धीरे अधिक भ्रमित होने लगा। वे कहां चले गए थे? क्या वे राक्षसी संप्रदाय बनने के बाद कहीं और स्थानांतरित हो गए थे? ये सभी विचार वीर के मन में घूम रहे थे जब वह जल्द ही ब्लैक रोज पर्वत की चोटी पर पहुंचा। केवल इसी बिंदु पर उसे अंततः एहसास हुआ कि ब्लैक रोज संप्रदाय वास्तव में कहां स्थित था। जिस स्थान पर ब्लैक रोज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर संप्रदाय प्रमुख का मंडप स्थित होना चाहिए था, वहां उसके बजाय एक विशाल गड्ढा था जो सीधे नीचे एक अथाह रसातल की ओर ले जा रहा था। जब वीर ने रसातल में नीचे झांका तो उसे रसातल के नीचे से हल्की दहाड़ने की आवाजें सुनाई दीं। सामान्य जमीनी स्तर से कुछ मीटर नीचे स्थित कुछ प्लेटफार्मों की ओर देखते हुए वीर ने हथियार पकड़े हुए कुछ काले कपड़े पहने व्यक्तियों को देखा। यदि वह नेसेंट सोल क्षेत्र में नहीं होता तो वे निश्चित रूप से अब तक उसे देख लेते। उनमें से हर एक कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका था और सावधानी से ब्लैक रोज पर्वत के शीर्ष पर अपने से कुछ किलोमीटर ऊपर स्थित छेद के शीर्ष की ओर देख रहा था, जैसे कि कुछ भी असामान्य देखते ही कार्रवाई करने के लिए तैयार हो। नीचे रसातल की ओर जाने वाले रास्ते का बारीकी से अवलोकन करते हुए, जहां ब्लैक रोज संप्रदाय के होने की सबसे अधिक संभावना थी, वीर कुछ ऐसे गुप्त स्थानों को खोजने में सफल रहा जहां से वह पहुंच सकता था और शायद सीधे अपने नीचे तैनात गार्डों के पास से चुपके से निकल सकता था। एकमात्र सकारात्मक बात यह थी कि इस समय प्रवेश द्वार की सुरक्षा के लिए कोई नेसेंट सोल क्षेत्र का विशेषज्ञ मौजूद नहीं था। हालांकि इसकी पूरी संभावना थी कि एक और नीचे की ओर स्थित था। जब मैं उस बिंदु पर पहुंचूंगा तभी मैं इससे निपटूंगा। अपने आप से ऐसा बड़बड़ाते हुए वीर चुपके से नीचे की गहराई की ओर बढ़ गया। नीचे जाने का रास्ता उस गड्ढे की दीवारों पर उकेरी गई लगभग अदृश्य सीढ़ियां थीं और वीर ने उस पर तब ध्यान भी नहीं दिया था जब उसने पहली बार ब्लैक रोज संप्रदाय के प्रवेश द्वार रूपी उस विशाल गड्ढे में नीचे देखा था। इस बारे में सोचते हुए वीर को एहसास हुआ कि जिस विशाल गड्ढे से वह प्रवेश कर रहा था, उसके अलावा ब्लैक रोज संप्रदाय में प्रवेश करने का संभवतः कोई और रास्ता भी था। आखिरकार उन्हें भीतर स्पिरिट स्टोन और अन्य आवश्यक वस्तुएं जैसे स्पिरिट हर्ब्स पहुंचानी होती थीं और ब्लैक रोज पर्वत के शिखर पर स्थित वह विशाल गड्ढा भारी मात्रा में संसाधनों के परिवहन के लिए बहुत अच्छी जगह नहीं लगता था। जैसे ही वीर ने इस बारे में सोचा, वह जल्द ही प्लेटफॉर्म पर खड़े पहरेदारों के पास से निकलने में सफल रहा। पहरेदारों को कुछ भी पता नहीं चला क्योंकि वीर तेजी से नीचे की गहराई में चला गया। हम यहां पहुंच गए हैं। संप्रदाय प्रमुख से मिलने के लिए मेरे पीछे आओ, वही तुम्हारे भाग्य का फैसला करेंगे। ब्लैक रोज पर्वत से कुछ ही मील की दूरी पर स्थित एक विशाल गुफा के प्रवेश द्वार के सामने पहुंचते ही, जहां ब्लैक रोज संप्रदाय के सदस्य दोनों ओर पहरा दे रहे थे, देवांश को आगे धकेला गया
और स्किनलिंग नाम का एल्डर उसे गुफा के प्रवेश द्वार की ओर ले गया। एल्डर स्किनलिंग, तुम उस गद्दार को पकड़ने में कामयाब रहे। मुझे सच में आश्चर्य हो रहा है। मुझे लगा था कि संप्रदाय प्रमुख कुछ ही दिनों में तुम्हें मार डालेंगे, लेकिन लगता है कि तुमने पहले ही अपने हाथों से शुरुआत कर दी है। हा हा। जैसे ही एल्डर स्किनलिंग और देवांश गुफा के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े, प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे कोर फॉर्मेशन विशेषज्ञों में से एक उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ उनके पास आया। एल्डर शैडो मून। एल्डर स्किनलिंग ने पास आते हुए व्यक्ति को देखकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं, और अगर उसके पास अभी भी हाथ होते तो वह निश्चित रूप से गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लेता। एल्डर शैडो मून, हमें संप्रदाय प्रमुख से मिलने की जल्दी है। अगर आप कृपया हमें जाने दें। जैसे ही एल्डर स्किनलिंग और एल्डर शैडो मून एक दूसरे को घूरने लगे, वह दूसरा एल्डर जिसने देवांश को पकड़ने में स्किनलिंग की मदद की थी, आगे आया और उसने हस्तक्षेप किया। ठीक है, आखिरकार हम दोनों एक ही संप्रदाय से हैं। हे, आशा है कि तुम अपने हाथ जल्दी ठीक कर लोगे स्किनलिंग। आखिर एक राक्षसी संप्रदाय होने के नाते हमें अपने आसपास किसी भी बेकार व्यक्ति को नहीं रखना चाहिए। उपहास करते हुए मुस्कुराते हुए एल्डर शैडो मून जल्द ही प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाले कोर फॉर्मेशन विशेषज्ञों के बीच अपनी जगह पर वापस चला गया। इसके बाद देवांश को जल्द ही गुफा के प्रवेश द्वार के माध्यम से ब्लैक रोज संप्रदाय के स्थान, या कम से कम ब्लैक रोज संप्रदाय के नए स्थान की ओर ले जाया गया। देवांश ने खुद संप्रदाय के उस हिस्से को नहीं देखा था जो जमीन के नीचे स्थित था। अपनी फरारी से पहले उसने इस जगह के बारे में अधिक से अधिक कुछ अफवाहें ही सुनी थीं। लेकिन रास्ते में गुजर रहे संप्रदाय के युवा सदस्यों को देखकर देवांश देख सकता था कि संभवतः पूरे ब्लैक रोज संप्रदाय ने पहले ही पूरे संप्रदाय को जमीन के नीचे स्थानांतरित कर दिया था। या ये तो यार। एक विशाल महल के सामने रुकते ही देवांश ने अपने भीतर एक आदिम भय महसूस किया, क्योंकि उसने उस विशाल महल से निकलने वाले शक्तिशाली और डरावने आभास को महसूस किया। अगर उसने अपने सामने वाले महल में प्रवेश किया तो वह फिर कभी वापस नहीं लौट पाएगा। महल को देखते हुए देवांश को यही एहसास हो रहा था। एल्डर स्किनलिंग को उस डरावने आभास से कोई खास फर्क नहीं पड़ता दिख रहा था, और देवांश प्रवेश द्वार की रक्षा करने वाले लोगों में से एक के पास गया। जल्द ही मंडप की ओर जाने वाला विशाल द्वार खुल गया और मानव रक्त की दुर्गंध हवा में फैल गई, जिससे देवांश और भी अधिक भयभीत हो गया, क्योंकि एल्डर स्किनलिंग को उसे महल के भीतर धकेलना पड़ा। आह, क्या यह अंत है? जैसे ही उसे मंडप में धकेला गया, देवांश ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि महल के विशाल दरवाजे बंद हो रहे थे। वह केवल एल्डर स्किनलिंग की सहायता से आगे बढ़ सकता था, जिन्होंने महल के भीतर कदम रखते ही अत्यंत गंभीर रूप धारण कर लिया था। वे यहां हैं। महल के पास एक चट्टान के पीछे छिपकर वीर ने हल्की मुस्कान के साथ देखा कि उसका शिष्य डरे हुए चेहरे के साथ महल में प्रवेश कर रहा है। इस समय उसके शिष्य ने संभवतः सोच लिया था कि वह अपने अंत के करीब है। वीर ने खुद को काफी भाग्यशाली भी महसूस किया, क्योंकि वह किसी भी नेसेंट सोल रेल्म विशेषज्ञ का सामना किए बिना ब्लैक रोज संप्रदाय में प्रवेश करने में सफल रहा था। लेकिन साथ ही वह चिंतित भी होने लगा था। आखिरकार पूरे ब्लैक रोज संप्रदाय में वह जिस एकमात्र नेसेंट सोल रेल्म विशेषज्ञ को महसूस कर सकता था, वह उस महल में स्थित संप्रदाय प्रमुख था, जहां उसके शिष्य ने अब भी प्रवेश किया था। ब्लैक रोज संप्रदाय के अन्य नेसेंट सोल रेल्म विशेषज्ञ कहां थे? अब आगे बढ़ने का समय है। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए वीर ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और उस विचार को अपने मन से निकाल दिया और महल की ओर चल पड़ा। जैसे ही एल्डर स्किनलिंग ने वह किया जो उसने उसे करने के लिए कहा था, वह कार्रवाई करेगा। यदि वह भाग्यशाली रहा तो वह ब्लैक रोज संप्रदाय के प्रमुख को मारने में भी सक्षम हो सकता है, क्योंकि अब ब्लैक रोज संप्रदाय में कोई अन्य नेसेंट सोल रेल्म विशेषज्ञ मौजूद नहीं था, बजाय इसके कि वह उसे केवल घायल करे, जैसा कि उसने मूल रूप से योजना बनाई थी।
भूमिगत महल के भीतर एल्डर स्किनलिंग सावधानी से देवांश को भूमिगत महल के केंद्र में स्थित सिंहासन कक्ष की ओर ले जा रहा था। यही वह स्थान था जहां ब्लैक रोज संप्रदाय का प्रमुख रहता था। जैसे जैसे वह सिंहासन कक्ष के करीब पहुंचता गया जहां संप्रदाय प्रमुख स्थित था, एल्डर स्किनलिंग हर बीतते सेकंड के साथ और अधिक घबराने लगा। वह उस व्यक्ति पर कितना भी आश्वस्त क्यों ना हो जिससे वह पहले मिला था, फिर भी वह खुद को बेहद घबराहट महसूस करने से नहीं रोक सका। आओ। जैसे ही देवांश और एल्डर स्किनलिंग एक बड़े दोहरे दरवाजे के सामने पहुंचे, दूसरी तरफ से एक राक्षसी आवाज गूंजी और दोहरा दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। देवांश या एल्डर स्किनलिंग को आवाज पर प्रतिक्रिया देने का कोई समय नहीं दिया गया। दोहरे दरवाजे के पीछे के घने अंधेरे में देखते हुए एल्डर स्किनलिंग डर के मारे कांप गया और धीरे धीरे अंदर चला गया, यह सुनिश्चित करते हुए कि देवांश उसके आगे चल रहा था। पिछली बार जब उसने संप्रदाय प्रमुख से मुलाकात की थी, तो वह वर्तमान की तरह डरावना नहीं था। पहले कमरे में रोशनी के कई स्रोत थे जो इसे उज्जवल और भव्य बनाते थे, लेकिन अब यह पूरी तरह से अंधेरा था और एक डरावना और भयानक एहसास दे रहा था। एल्डर स्किनलिंग को महसूस हुआ कि उसका जीवन अब उसके अपने हाथों में नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे वह करीब आता गया, उसके सामने की आभा और भी शक्तिशाली होती गई। सन संप्रदाय प्रमुख, मैं उस गद्दार को वापस ले आया हूं जिसने डेविल इmmortal जेड चुराया था। उस स्थान से कुछ मीटर दूर रुकते हुए जहां से वह आभा आ रही थी, एल्डर स्किनलिंग ने और करीब जाने की हिम्मत नहीं की और उसने तुरंत देवांश को संप्रदाय प्रमुख की ओर धकेल दिया। और कुछ न कहते हुए संप्रदाय प्रमुख, जो अंधेरे में पूरी तरह से छिपा हुआ था, संप्रदाय प्रमुख ने देवांश का सरसरी तौर पर निरीक्षण किया, इससे पहले कि उनकी दृष्टि अंततः देवांश के बाएं हाथ में मजबूती से पकड़े गए एक टोकन पर पड़ी। संप्रदाय प्रमुख टोकन के भीतर राक्षसी इच्छा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे और जानते थे कि यह वही असली टोकन था, न कि एल्डर स्किनलिंग द्वारा दंड से बचने के प्रयास में बनाया गया कोई नकली टोकन, यदि वह फिर से डेविल इmmortal जेड वापस पाने में विफल रहता। बेहतरीन! यह जानकर कि यह असली डेविल इmmortal जेड था, खुद पर पूरी तरह नियंत्रण न रख पाने के कारण संप्रदाय प्रमुख खुशी से मुस्कुराए और अपना हाथ हवा में लहराया, जिससे डेविल इmmortal जेड देवांश के हाथ से उड़कर उनके अपने हाथ में आ गया। हाँ? डेविल इmmortal जेड को पकड़ते ही संप्रदाय प्रमुख को तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गलत था। यह अतीत की तुलना में हल्का लग रहा था। उन्होंने करीब से देखने के लिए जेड को जल्दी से पास लाया। ब्लैक रोज संप्रदाय के प्रमुख ने तुरंत पाया कि डेविल इmmortal जेड का एक बड़ा हिस्सा टूट गया था, और इससे भी बुरा यह था कि यह जेड का मुख्य भाग था जिसमें डेविल इmmortal की नक्काशी थी। इसके बिना डेविल इmmortal जेड बेकार था। कौन? ब्लैक रोज संप्रदाय प्रमुख का प्रभामंडल नियंत्रण से बाहर हो गया और अचानक एक भारी मारक इरादा देवांश और एल्डर स्किनलिंग दोनों पर छा गया, जिससे वे दोनों कमजोरी से जमीन पर गिर पड़े और एक भी मांसपेशी हिलाने में असमर्थ हो गए। देवांश जमीन पर सीधा लेट गया, जबकि एल्डर स्किनलिंग किसी तरह खुद को संभाले हुए था और होने वाली घटना के डर से संप्रदाय प्रमुख की दिशा में देख रहा था। तू तुम मुश्किल से कुछ शब्द निकालते हुए एल्डर स्किनलिंग संप्रदाय प्रमुख को देखते ही अत्यंत स्तब्ध रह गया। यह उनके अचानक असाधारण रूप से सुंदर होने या ऐसा कुछ होने के कारण नहीं था। नहीं, बल्कि यह उनके पीछे के दो चमगादड़ जैसे पंखों के कारण था, जो उन्हें बेहद राक्षसी रूप दे रहे थे। आपने दूसरा राक्षसी रूपांतरण पूरा कर लिया। कुछ सेकंड के लिए खुद को शांत करने के बाद मुश्किल से एक वाक्य बोलते हुए एल्डर स्किनलिंग अच्छी तरह जानता था कि संप्रदाय प्रमुख की पीठ पर चमगादड़ जैसे पंखों की जोड़ी का क्या अर्थ है। दूसरा राक्षसी रूपांतरण राक्षसी साधना के तहत एक साधना क्षेत्र था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह पीक नैसेंट सोल क्षेत्र के साधकों जितना शक्तिशाली है। लेकिन दूसरे रूपांतरण पर राक्षसी साधकों को डरावना बनाने वाली यह एकमात्र चीज नहीं थी। जो चीज उन्हें वास्तव में अलग करती थी,
वह राक्षसी पंखों की जोड़ी थी जो उनमें उग आती थी, जिससे वे डोमेन लॉर्ड क्षेत्र तक पहुंचे बिना हवा में उड़ सकते थे। हालांकि एल्डर स्किनलिंग को यह नहीं पता था कि संप्रदाय प्रमुख ने वास्तव में पीक नैसेंट सोल क्षेत्र के किसी व्यक्ति की शक्ति प्राप्त की है या नहीं। फिर भी वह जानता था कि वर्तमान संप्रदाय प्रमुख को आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता था। शायद मैंने गलत चुनाव किया। इस बारे में पीछे मुड़कर सोचते हुए एल्डर स्किनलिंग ने याद किया कि जब देवांश सो रहा था और ब्लैक रोज की ओर वापस जाते समय दूसरा एल्डर ध्यान नहीं दे रहा था, तब उसने गुप्त रूप से एक विशेष क्यूई तकनीक के साथ डेविल इमोर्टल जेड के नक्काशीदार हिस्से को काट दिया था। उड़ने में सक्षम विशेषज्ञ ने उसे ऐसा करने का निर्देश दिया था और फिर देवांश को क्षतिग्रस्त डेविल इमोर्टल जेड संप्रदाय प्रमुख को सौंपने की अनुमति दी थी। लेकिन क्यों? एल्डर स्किनलिंग ने देखा कि संप्रदाय प्रमुख का प्रभामंडल अधिक से अधिक अस्थिर होता जा रहा है, क्योंकि उसने एक विशाल मारक इरादे को खुद पर और देवांश पर केंद्रित महसूस किया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि उनमें से कोई भी अपने आने वाले कयामत से नहीं बच सकता। महल के बाहर जहां देवांश और एल्डर स्किनलिंग वर्तमान में थे, वीर ने महल के भीतर राक्षसी प्रभामंडल को अचानक महसूस किया। जीवंत हो उठा, क्योंकि यह हिंसक रूप से फैल गया, जिससे ब्लैक रोज संप्रदाय के शिष्यों और एल्डर्स पर एक भारी दबाव पड़ा। जो लोग महल के बहुत करीब खड़े थे, जैसे कि रक्षक, वे सीधे जमीन पर गिर गए, क्योंकि वे उस दबाव के कारण सीधे खड़े नहीं हो पा रहे थे और उन्हें या तो घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा या वे बस जमीन पर पूरी तरह से पसर गए और उस दबाव के नीचे अचानक न मरने की अपनी पूरी कोशिश करने लगे। ऐसा लगता है कि वह एल्डर स्किनलिंग वास्तव में उपयोगी है। अपने आप में मुस्कुराते हुए वीर स्पष्ट रूप से देख सकता था कि ब्लैक रोज संप्रदाय प्रमुख वर्तमान में एक भावनात्मक उथल पुथल से गुजर रहा था, जिसके कारण उसका आभा मंडल अत्यंत अस्थिर हो गया था, क्योंकि उसे अपने क्रोध पर नियंत्रण पाने में कठिनाई हो रही थी। सामान्य रूप से एक नैसेंट सोल क्षेत्र के विशेषज्ञ को शांत होने में केवल कुछ सेकंड या उससे भी कम समय लगता और यह सामान्य रूप से कोई समस्या नहीं होती। लेकिन भावनात्मक अस्थिरता की अवधि के दौरान नेसेंट सोल क्षेत्र का विशेषज्ञ असुरक्षित होता है और उसकी दिव्य चेतना क्षण भर के लिए इतनी अस्थिर हो जाती है कि कोई बिना ध्यान दिए करीब आ सकता है। इसका मतलब था कि अचानक हमले का एक अवसर था। वीर ने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया और वह जल्दी से उस भूमिगत महल में चला गया जहां ब्लैक रोज संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख अपने शिष्य देवांश और एल्डर स्किनलिंग के साथ मौजूद था। इस समय ब्लैक रोज संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख क्रोध से भरा हुआ था और वह गुस्से में एल्डर स्किनलिंग की ओर घूर रहा था। उसे मारने से पहले उसके किसी प्रकार के स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहा था। मैं एल्डर स्किनलिंग को इस समय समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वह केवल अपनी पूरी बची हुई ताकत लगाकर भयभीत होकर संप्रदाय प्रमुख की ओर ऊपर देख सका। उसने वह सब कुछ किया था जो उसे करने के लिए कहा गया था। वह व्यक्ति कहां था? क्या उसे शायद पता चल गया था कि संप्रदाय प्रमुख दूसरे राक्षसी रूपांतरण तक पहुंच गया है और उसने कोई कार्रवाई न करने का निर्णय लिया था? केवल इस विचार ने एल्डर स्किनलिंग को पूरी तरह से कंपा दिया, क्योंकि वह केवल संप्रदाय प्रमुख के हाथों अपने अंत का इंतजार कर सकता था। हूं, मैं देख रहा हूं कि तुम सहयोग नहीं करना चाहते। यह देखते हुए कि एल्डर स्किनलिंग ने न तो स्पष्टीकरण दिया और न ही अपने जीवन की भीख मांगने की कोशिश की, संप्रदाय प्रमुख ने अपने पास खड़े देवांश को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और बेरहमी से एल्डर स्किनलिंग पर हमला कर दिया। क्या यह अंत है? अपने जीवन के अंत के करीब होने पर, ऐसा घिसा पिटा विचार आने पर एल्डर स्किनलिंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बिना किसी प्रतिरोध के हमले के अपने ऊपर लगने का इंतजार करने लगा। वीर ठीक इसी समय पहुंचा और उसने संकट में घिरी उस अबला को देखा। हालांकि विचाराधीन अबला उस तरह की नहीं थी जैसी उसने उम्मीद की थी। यहां तक कि उसका शिष्य भी बेहतर होता, क्योंकि वह कम से कम
उस पर गहरा प्रभाव छोड़ सकता था। स्वाश। इससे पहले कि ब्लैक रोज संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख वीर के अचानक प्रकट होने पर कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उसने उसकी ओर एक घातक तलवार का प्रहार किया और जल्द ही वह सीधे उसके सामने आ गया। उसे प्रतिक्रिया देने का कोई समय दे बिना वह बिना किसी रक्षा के सीधे हमले की चपेट में आ गया। धड़ाम। क्या वीर द्वारा किया गया तलवार का प्रहार सीधे ब्लैक रोज संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख की छाती पर लगा और तलवार की ऊर्जा के एक विशाल समुद्र में विस्फोटित हो गया, जो सीधे फिर से केंद्रित हो गया और वीर के नियंत्रण में संप्रदाय प्रमुख पर हमला करना जारी रखा, जिससे वह पीछे की ओर गिर गया और साथ ही उस भूमिगत महल के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया जिसमें वे वर्तमान में मौजूद थे। ब्लैक रोज संप्रदाय के आसपास के शिष्यों और एल्डर्स ने केवल यह महसूस किया कि वह दबाव जो पहले उन पर हावी था अब गायब हो गया था, क्योंकि वे सभी महल की दिशा में देखने के लिए मुड़े। उनके सामने जो दृश्य था वह यह था कि महल का आधा हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो गया था, क्योंकि उनके पंथ प्रमुख वहां से बाहर उड़कर सीधे गुफा की दीवार से जा टकराए, जिससे गुफा का एक हिस्सा ढह गया और पत्थरों तथा अन्य मलबे की बौछार होने लगी, जिसने उन्हें पूरी तरह से दबा दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत! पत्थरों और मलबे के नीचे से एक जोरदार और क्रोधित चीख गूंजी और जल्द ही पंथ प्रमुख बाहर कूद पड़े। एक रक्त जैसी लाल आभा ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया, जिसे देखकर वहां मौजूद हर शिष्य और एल्डर की रूह कांप गई। सू पंथ प्रमुख को इसका एकमात्र उत्तर एक और तलवार के हमले के रूप में मिला, लेकिन इस बार वे इसके लिए तैयार थे, क्योंकि उनके सामने एक रक्त लाल ढाल बन गई और उसने हमले को रोक दिया। इसके बाद वीर भूमिगत महल के अब बर्बाद हो चुके हिस्से से प्रकट हुआ और वह पंथ प्रमुख के संभलने से पहले ही उन पर एक और हमला करने के लिए तेजी से उनकी ओर झपटा। वीर की योजना अपेक्षाकृत सरल थी। पहले जब वे विचलित हों तब अंदर झपटें, दूसरा पंथ प्रमुख पर अपनी तलवार से तब तक प्रहार करें जब तक कि वे मर न जाएं या गंभीर रूप से घायल न हो जाएं। वीर उन्हें संभलने और क्या हो रहा है यह समझने का मौका नहीं दे सकता था, इसीलिए वह ब्लैक रोज पंथ के प्रमुख पर एक के बाद एक हमले करता रहा, जबकि संबंधित व्यक्ति वीर के हमलों की निरंतर लहर के कारण पीछे की ओर धकेला जाता रहा। वीर को वर्तमान में केवल इस बात की चिंता थी कि ब्लैक रोज पंथ के अन्य नासैंट सोल स्तर के एल्डर कहीं वहां पहुंचकर पंथ प्रमुख की सहायता के लिए युद्ध में शामिल न हो जाएं। जहां तक पंथ प्रमुख के द्वितीय राक्षसी रूपांतरण तक पहुंचने और शिखर नासैंट सोल स्तर के साधकों के बराबर होने और अपने चमगादड़ जैसे पंखों से उड़ने की क्षमता की बात थी, वीर को इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उनके साथ थोड़ी देर लड़ने के बाद जो उसने महसूस किया, उससे वीर ने पाया कि ब्लैक रोज पंथ के प्रमुख ने अभी-अभी द्वितीय राक्षसी रूपांतरण पूरा किया था और वे अधिकतम नासैंट सोल स्तर के 7वें चरण के किसी व्यक्ति के बराबर थे। द्वितीय राक्षसी रूपांतरण की वास्तविक क्षमता तक पहुंचने से वे अभी बहुत दूर थे। स्वराय। आह। एक बार फिर वीर की तलवार का एक प्रहार पंथ प्रमुख की रक्षा को भेदने में सफल रहा और सीधे उनसे जा टकराया, लेकिन इस तरह घायल होने के बावजूद पंथ प्रमुख गंभीर रूप से घायल नहीं लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने बस उस हमले को नजरअंदाज किया और वीर द्वारा किए जा रहे हमलों की निरंतर बौछार से अपना बचाव करना जारी रखा। यह देखकर वीर ने हमला करना बंद कर दिया, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि पंथ प्रमुख की शारीरिक रक्षा उसकी शुरुआती उम्मीद से कहीं अधिक मजबूत थी। एक हमला जो नासैंट सोल स्तर के 7वें चरण के साधक को गंभीर रूप से घायल कर सकता था, उसने ब्लैक रोज पंथ के प्रमुख पर केवल एक मामूली घाव ही छोड़ा था। उस दिशा में देखते हुए जहां से देवांश और स्किनलिंग ने ब्लैक रोज पंथ में प्रवेश किया था, वीर ने स्पष्ट रूप से नासैंट सोल स्तर की कुछ आभा मंडल को करीब आते महसूस किया। ब्लैक रोज पंथ के नासैंट सोल स्तर के विशेषज्ञ जो पहले गायब थे, वे लौट आए थे। लगता है कि अगर मैं उन्हें घायल करना चाहता हूं तो मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। अपने आप से यह बुदबुदाते हुए
वीर ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि पंथ प्रमुख पहले ही उठ चुके थे और उन्हें मारने के इरादे से देख रहे थे। अपनी तलवार को पीछे खींचते हुए वीर ने एक ऐसी तलवार हमले का उपयोग करने का निर्णय लिया जिससे वह पहले वाले की तुलना में अधिक परिचित था। अकथनीय तलवार मंत्र जिसे वह मुश्किल से ही चला पा रहा था। विचाराधीन तलवार कला फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय की कुछ चुनिंदा स्वर्ग श्रेणी की तलवार कलाओं में से एक थी, जिसे वर्षा तलवार कहा जाता था। अतीत में यह तलवार कला फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के पूर्वजों में से एक द्वारा खोजी गई थी और बाद में इसे ज्ञान के शिवालय को सौंप दिया गया था। यह तलवार कला 3 अलग-अलग प्रहारों में विभाजित थी: धुंधली वर्षा, वसंत वर्षा और अंत में क्लाउड बर्स्ट। वीर ने और अधिक प्रतीक्षा करने का साहस नहीं किया और वह तुरंत ब्लैक रोज संप्रदाय प्रमुख के खड़े होने के स्थान से कुछ ही मीटर की दूरी पर प्रकट हुआ और उसने तलवार से वार किया। क्लाउड बर्स्ट! वीर ने अपनी पूरी छी ऊर्जा जुटाई और वर्षा तलवार के अंतिम प्रहार क्लाउड बर्स्ट का उपयोग किया। यद्यपि यह तलवार प्रहार सामान्य रूप से ऐसा नहीं था जिसे वह अपनी वर्तमान शक्ति के साथ उपयोग करने में सक्षम होता, वीर जानता था कि यदि उसने अब भी ब्लैक रोज संप्रदाय के प्रमुख को घायल नहीं किया, तो भविष्य में ऐसा करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। विशेष रूप से अब, जबकि उस पर पहले ही एक बार घात लगाकर हमला किया जा चुका था। यह असंभव था कि वह थोड़े ही समय में दोबारा ऐसा कुछ होने का मौका दे। तलवार के चारों ओर वीर की तलवार की मंशा के साथ तलवार की ऊर्जा बनी और तलवार के प्रकाश की एक किरण संप्रदाय प्रमुख की ओर तेजी से बढ़ी। तलवार की रोशनी के साथ बारिश की आवाज हल्की सुनाई दे रही थी, क्योंकि ब्लैक रोज संप्रदाय के प्रमुख को क्षण भर के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक भयानक बारिश के तूफान के बीच घिर गया हो, जो उसे किसी भी क्षण खत्म कर सकता है। यह भ्रम केवल कुछ ही क्षणों के लिए रहा, लेकिन वीर के तलवार के प्रहार को संप्रदाय प्रमुख तक पहुंचने के लिए यह पर्याप्त समय था। धड़ाक! एक भीषण विस्फोट हुआ, क्योंकि तलवार की रोशनी के भीतर एकत्रित तलवार की ऊर्जा संप्रदाय प्रमुख से टकराने से ठीक पहले बाहर की ओर फट गई, जिससे संप्रदाय प्रमुख और उसके आसपास के क्षेत्र पर प्रहारों की वर्षा होने लगी। आह! एक दर्दनाक चीख निकालते हुए संप्रदाय प्रमुख जल्दी से तलवारों की उस वर्षा के क्षेत्र से पीछे हट गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तलवार की ऊर्जा उसके शरीर में गहराई तक समा गई थी। यदि वह थोड़ा भी धीमा होता, तो तलवार की ऊर्जा उसकी आत्मा को भेद देती और उसे मौके पर ही मार देती। संप्रदाय प्रमुख! एक जोरदार चिल्लाहट सुनाई दी, क्योंकि ब्लैक रोज संप्रदाय के नेसेंट सोल रियल्म विशेषज्ञों में से पहला विशेषज्ञ संप्रदाय में वापस आ गया था। भूमिगत महल में आने पर उसने सबसे पहले जो देखा वह यह था कि संप्रदाय प्रमुख पर ऊपर से अनगिनत छोटी तलवारों की रोशनी बरस रही थी। उसके बाद उनकी चीख और उनका पीछे हटना। नेसेंट सोल विशेषज्ञ ने वीर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और वह जल्दी से संप्रदाय प्रमुख के पास गया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह ठीक हैं। वीर ने ब्लैक रोज संप्रदाय के बाकी नेसेंट सोल रियल्म विशेषज्ञों के आने का इंतजार नहीं किया और वह तुरंत मुड़ा और उस भूमिगत महल की ओर चल दिया जहां देवांश और एल्डर स्किनलिंग वर्तमान में स्थित थे। वह बेहोश हो गया? अचेत देवांश को देखते हुए वीर ने उसे पकड़ लिया और पीछे मुड़कर देखा कि एल्डर स्किनलिंग उसे डर से भरी आंखों से देख रहे थे। उस समय वीर ने वादा किया था कि वह उसे डेमोनिक ब्लैक रोज संप्रदाय से बाहर निकलने में मदद करेगा, ताकि भविष्य में वे उसे शिकार करने के लिए अपने लोग न भेजें। यह अनुभव करने के बाद कि वर्तमान संप्रदाय प्रमुख कितना क्रूर था और उच्च अधिकारियों के लिए उसके जीवन का कितना कम मूल्य था, एल्डर स्किनलिंग संप्रदाय छोड़ना चाहता था और बस एक सामान्य साधक के रूप में वापस लौटना चाहता था। अपनी वर्तमान स्थिति में डेमोनिक ब्लैक रोज संप्रदाय में रहने की तुलना में बिना किसी सहारे के एक घुमक्कड़ साधक होना भी उसके लिए बेहतर था। क्या आप अभी भी मेरी मदद क्या करने वाले हैं? वीर के सामने खड़े होकर एल्डर स्किनलिंग ने अत्यधिक घबराते हुए बड़ी मुश्किल से वह पूछा जो वह पूछना चाहता था।
उसके जीवन के पिछले कुछ मिनट अब तक के सबसे अराजक और भयानक रहे थे। यहां तक कि कुछ दिन पहले का वह पीछा भी इतना डरावना नहीं था, जिसमें उसने अपने दोनों हाथ खो दिए थे। बेशक वे अगले कुछ हफ्तों तक संभवतः तुम्हारी तलाश करने की कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए तुम्हारे पास दूसरे साम्राज्य में भाग जाने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। एल्डर स्किनलिंग की उम्मीद भरी आंखों को देखकर वीर ने अपना वादा निभाने का फैसला किया और जल्दी से एल्डर स्किनलिंग को पकड़ा और अपनी तलवार पर सवार हो गया और उस छेद से तेजी से ब्लैक रोज सेक्ट से बाहर निकल गया जिससे वह अंदर आया था। किनारे पर बने कुछ चबूतरों पर तैनात गार्ड पहले से ही डरे हुए थे और वे सावधानी से यह देखने की कोशिश कर रहे थे कि नीचे ब्लैक रोज सेक्ट में क्या हो रहा है। नीचे से वीर के अचानक उड़ते हुए प्रकट होने के कारण वे जल्दी से इधर उधर बिखर गए, क्योंकि उन्होंने दीवार की छोटी दरारों में छिपने की पूरी कोशिश की। वीर के जाने का पूरा यकीन होने के आधे घंटे बाद ही वे वापस बाहर निकले। सेक्ट में क्या हुआ था? सभी गार्ड भ्रमित और डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने जल्दी से अपनी चौकियां छोड़ दीं। और क्या हुआ था, यह पता लगाने के लिए सेक्ट के अंदर चले गए। वह कौन था? वीर के भागने के कुछ मिनट बाद ब्लैक रोज सेक्ट के सेक्ट मास्टर की आवाज विशाल भूमिगत गुफा में गूंजी। कुछ नेसेंट सोल एल्डर्स सेक्ट मास्टर से थोड़ा दूर हट गए, इस डर से कि वह अपना गुस्सा उन पर न निकाल दें। हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि एल्डर स्किनलिंग ने किसी प्रकार का जाल बिछाने में उसकी मदद की थी। एक बुद्धिमान दिखने वाले एल्डर ने बहादुरी से आगे बढ़कर समझाया। स्किनलिंग, भव्य अनुष्ठान की तैयारियां कैसी रहीं? अपनी आंखों को मारने के इरादे से सिकोड़ते हुए सेक्ट मास्टर ने उस चीज के बारे में पूछते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की जिस पर ब्लैक रोज सेक्ट के अन्य नेसेंट सोल एल्डर्स काम कर रहे थे। हम तैयारियां पूरी करने में सफल रहे, लेकिन डेविल इमोर्टल जेड के बिना। बस करो, मैं पहले ही सेकंड डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच चुका हूं। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मुझे डेविल इमोर्टल जेड के बिना अनुष्ठान पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। उससे पहले हम सेक्ट को बंद कर देंगे और बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रखेंगे। एक एल्डर के जवाब को बीच में ही काटते हुए सेक्ट मास्टर पीछे मुड़ा और आधे तबाह हो चुके महल की ओर चल दिया। बस तुम इंतजार करो, शापे तलवार साधक। ठीक होने के बाद मैं अपना बदला लूंगा और पता लगाऊंगा कि तुम कहां हो और तुम कौन हो। यह महसूस करते हुए कि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि पहले उस पर किसने हमला किया था, सेक्ट मास्टर अचानक भ्रम की स्थिति में पड़ गया और अपने अब नष्ट हो चुके सिंहासन कक्ष में लौटने से पहले केवल लंबी आह ही भर सका। ब्लैक रोज सेक्ट से दूर उड़ते हुए वीर रुका और 30 मिनट तक सीधे फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट की दिशा में यात्रा करने के बाद जमीन पर उतरा। यात्रा के दौरान एल्डर स्किनलिंग ने एक शब्द भी नहीं कहा और उसने शांति से वीर को खुद को ब्लैक रोज सेक्ट से दूर ले जाने दिया। अब तुम जाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं तुम्हें जल्द से जल्द हेवनली स्काई किंगडम छोड़ने की सलाह दूंगा, यदि तुम नहीं चाहते कि भविष्य में ब्लैक रोज सेक्ट तुम्हारे पीछे आए। इसके साथ मेरा वादा पूरा हुआ माना जा सकता है। जमीन पर पहुंचने पर वीर ने एल्डर स्किनलिंग को चेतावनी देते हुए छोड़ दिया और फिर बेहोश देवांश के साथ तेजी से आसमान की ओर बढ़ गया और वापस लौटने लगा। फ्लाइंग सोर्ड संप्रदाय की ओर आपका धन्यवाद। ऊपर बादलों के बीच ओझल होती वीर की आकृति की दिशा में गहरा झुककर प्रणाम करते हुए एल्डर स्किनलिंग ने कृतज्ञता की एक सच्ची भावना महसूस की, क्योंकि अब उसे अपने पुराने संप्रदाय द्वारा पीछा किए जाने और पकड़े जाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वह बाहर निकलने में सफल रहा था। भले ही उसे अपने दोनों हाथ गंवाने पड़े थे, फिर भी वह किसी उपचारक की मदद से या साधना के माध्यम से उन्हें फिर से प्राप्त कर सकता था। नेसेंट सोल क्षेत्र तक पहुंचने पर व्यक्ति एक तरह के पूर्ण पुनर्जन्म से गुजरता है और उस समय अपने दोनों हाथों को वापस पाना पूरी तरह संभव होगा। अब मुझे पहले कहां जाना चाहिए? अजोर स्काई साम्राज्य अभी भी हेवनली स्काई साम्राज्य के साथ युद्ध में है, इसलिए वहां जाना इतना अच्छा विचार नहीं होगा। यदि मैं वहां गया तो शायद मैं भी इस संघर्ष में घसीटा जा सकता हूं।
अपनी वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए एल्डर स्किनलिंग मन ही मन थोड़ा मुस्कुराया और फिर अपना सिर हिला दिया। मैं अभी के लिए क्लाउड स्काई साम्राज्य की ओर जाने की कोशिश करूंगा। जब भी कुछ हुआ है वे हमेशा तटस्थ और शांतिपूर्ण रहे हैं, और वे संभवतः हेवनली स्काई और अज्योर स्काई साम्राज्य के बीच चल रहे वर्तमान संघर्ष में शामिल नहीं होंगे। एक निर्णय पर पहुंचते हुए एल्डर स्किनलिंग और अधिक देर तक वहां नहीं रुका और क्लाउड स्काई साम्राज्य की दिशा में चल पडिडिडिड्या। उम्मीद है मैं वहां अपनी शक्ति वापस पा सकूंगा और नेसेंट सोल क्षेत्र तक पहुंच सकूंगा। जैसे ही ब्लैक रोज संप्रदाय का पूर्व एल्डर स्किनलिंग क्लाउड स्काई साम्राज्य की ओर बढ़ रहा था, वीर वापस फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय पहुंच चुका था। वीर, सब कैसा रहा और क्या तुम अपने शिष्य को सुरक्षित वापस लाने में सफल रहे? क्या तुमने उन शापित आसुरी साधकों को खत्म कर दिया? जैसे ही वीर ने संप्रदाय के द्वारों में प्रवेश किया, उप संप्रदाय प्रमुख रुद्रदेव थोड़ा चिंतित, लेकिन आसुरी साधकों का जिक्र करते समय उससे भी अधिक क्रोधित चेहरे के साथ सामने आई। मैं ठीक हूं, और ब्लैक रोज संप्रदाय निकट भविष्य में हमें परेशान नहीं कर पाएगा। कम से कम उनका संप्रदाय प्रमुख वर्तमान में गंभीर रूप से घायल है। वीर ने यह कहते हुए थोड़ा आह भरी, लेकिन जल्द ही खुद को संभाल लिया। इससे पहले उन्होंने ब्लैक रोज संप्रदाय के प्रमुख के खिलाफ हमले में अपनी अधिकांश क्यूई का उपयोग कर लिया था, लेकिन फिर भी वह उस हमले में जीवित रहने में सफल रहे थे। घायल? वह कितना शक्तिशाली था? यह सुनकर कि ब्लैक रोज संप्रदाय का प्रमुख केवल गंभीर रूप से घायल हुआ था, रुद्रदेव के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। वीर छठे चरण के नेसेंट सोल विशेषज्ञ थे और एक ऐसे तलवार साधक के रूप में प्रसिद्ध थे जिनकी युद्ध शक्ति उनके अपने साधना क्षेत्र से कहीं ऊपर थी। ब्लैक रोज संप्रदाय एक आसुरी संप्रदाय बनने के कारण चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो गया हो, रुद्रदेव ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनका संप्रदाय प्रमुख इतना शक्तिशाली होगा। कि क्या तुम ठीक हो? वीर को अधिक ध्यान से देखते हुए रुद्रदेव ने यह देखने की कोशिश की कि कहीं वह भी घायल तो नहीं हुए हैं। मैं ठीक हूं। ब्लैक रोज संप्रदाय के अन्य नेसेंट सोल क्षेत्र के विशेषज्ञों के आने से पहले ही मैं वहां से निकलने में सफल रहा। अभी के लिए मैं वापस जाकर यह सुनिश्चित करूंगा कि मेरे शिष्य को कुछ न हुआ हो। मैं बाद में व्यक्तिगत रूप से संप्रदाय प्रमुख के पास जाकर विस्तार से रिपोर्ट दूंगा। यह कहकर वीर अपने विश्राम स्थल की ओर चल दिए, जबकि रुद्रदेव जल्दी से अपने पुराने काम पर वापस लौट गईं। यह केवल एक संयोग था कि जब वीर ने संप्रदाय में प्रवेश किया तभी वह उनसे मिल सकीं, और वह महावीर प्रताप द्वारा दिए गए एक कार्य को पूरा करने के लिए बाहर जा रही थीं। वापस जाने की यात्रा, वीर उस पर्वत की ओर बढ़ा जहां वह पवेलियन स्थित था, और बिना किसी अप्रिय घटना के वह वहां पहुंच गया। गुरुजी और देवांश, देवांश को क्या हुआ? क्या आपको पता है कि वह पिछले कुछ दिनों से कहां गायब था? वीर के पीछे कुछ मीटर की दूरी पर अचानक एक व्यक्ति प्रकट हुआ, जो तेजी से दौड़कर आई और थोड़े भ्रमित स्वर में पूछा, दिशा? ओह, देवांश बस बेहोश है। चिंता की कोई बात नहीं है। यह देखकर कि वह उसकी शिष्या ही थी, वीर ने उसे जल्दी से आश्वस्त किया कि वह ठीक है, और उसके गायब होने के पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ था उसे समझाना शुरू किया। अच्छा, तो यह बात है। मतलब कनिष्ठ देवांश का ब्लैक रोज संप्रदाय के लोगों ने अपहरण कर लिया था और गुरुजी उसे बचाने गए थे। वीर के निष्पक्ष विवरण को सुनने के बाद कि कैसे उसने देवांश को राक्षसी साधकों की मान से बचाया और वीरतापूर्वक उनके नेता को घायल कर दिया, दिशा की आंखें चमकने लगीं और वह अपने गुरु को सम्मान के साथ देखने लगी, यह सोचकर कि वह कनिष्ठ देवांश को बचाने के लिए राक्षसी साधकों के ठिकाने में चले गए। दिशा को उस पल अपने गुरु वास्तव में अद्भुत लगे और वह खुद ही उस दृश्य की कल्पना करने लगी। अब भी के लिए पवेलियन वापस चलते हैं ताकि मैं तुम्हारे कनिष्ठ भाई को नीचे रख सकूं। अपने शिष्य को इस तरह उठाए रखना वह जारी नहीं रखना चाहता था, इसीलिए वीर के नेतृत्व में वह और दिशा दोनों पर्वत की ओर बढ़ गए। मां महाराज, पिछले कुछ महीनों में
हेवनली स्काई किंगडम में जो महामारी फैली थी, वह अब देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में दिखाई दी है। घुटनों के बल बैठकर संदेशवाहक ने डरते हुए वही जानकारी दी जो उसे उसके वरिष्ठों द्वारा आदेशित की गई थी। चाहे जो भी हो, उसने अपने सामने सिंहासन पर बैठे व्यक्ति की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। और यह संभवतः केवल कोई गंदे पानी में मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अभी इस पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस हेवनली स्काई किंगडम पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखें। यह मेरे सेनापतियों तक पहुंचा दो। मैं चाहता हूं कि तुम लोग सीमाओं पर खेलना बंद करो और बस इसे खत्म करो। हेवनली स्काई किंगडम अपने किसी भी शक्तिशाली विशेषज्ञ को नहीं भेजेगा और अधिक से अधिक नैसेंट सोल रेल्म के शुरुआती चरणों के कुछ लोगों को भेजेगा। यदि तुम अभी भी संघर्ष करते हो, तो हमले की अग्रिम पंक्ति के रूप में उन संप्रदायों के नैसेंट सोल विशेषज्ञों का उपयोग करो। अब जाओ। सिंहासन पर बैठे व्यक्ति ने बिना किसी भाव के आवाज में कहा और उसे जल्दी से जाने का इशारा करते हुए अपने सामने घुटने टेके व्यक्ति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जी जी महाराज। सिंहासन पर बैठे व्यक्ति से कुछ भी कहने की हिम्मत न करते हुए, भले ही इसका मतलब यह था कि वह जो संदेश ले जा रहा था, वह अजूर स्काई किंगडम के शाही परिवार और अजूर स्काई किंगडम के संप्रदायों के बीच टकराव का कारण बनेगा। आह रुको! जैसे ही संदेशवाहक सिंहासन कक्ष से बाहर निकलने वाला था, पहले वाली भावहीन आवाज एक बार फिर गूंजी। संदेशवाहक उस भावहीन आवाज को सुनते ही अपनी जगह पर जम गया और उसे लगा कि उसका तुच्छ जीवन किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। वह लगातार अपनी पिछली छोटी बातचीत को याद कर रहा था और सोच रहा था कि उसने कहां गलती की। जब तुम वहां पहुंचो, तो इसे सीमा पर वर्तमान कमांडर को दे देना। कुछ नक्काशी वाला एक छोटा जेड फेंकते हुए सिंहासन पर बैठे भावहीन व्यक्ति के पास आखिरकार कहने के लिए कुछ नहीं बचा था, क्योंकि संदेशवाहक सिंहासन कक्ष से लगभग वैसे ही भाग निकला जैसे कोई डोमेन लॉर्ड राक्षस जानवर उसका पीछा कर रहा हो। सिंहासन कक्ष छोड़ने के बाद संदेशवाहक महल के अंदर एक छोटे से कमरे में रुका, जहां वह वर्तमान में स्थित था। वहां उसके अधीनस्थ, वे चेहरे पर चिंता की लकीरें लिए धैर्यपूर्वक उसका इंतजार कर रहे थे। नेताजी, क्या हुआ? क्या महाराज ने महामारी की समस्या का कोई समाधान बताया? अधीनस्थों में से एक ने घबराते हुए लेकिन थोड़ी उम्मीद भरी आवाज में आगे बढ़कर पूछा। दूत, जो उस समूह का नेता था, उस अधीनस्थ की ओर देखकर मन ही मन आह भरकर रह गया, जिसने यह सवाल पूछा था। उसका पूरा परिवार उसी सीमावर्ती क्षेत्र में रहता था जहां महामारी फैली थी। भले ही वह अब उन्हें वरदानी राजधानी ले जा सकता था, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होती, क्योंकि जिस गांव में उसका परिवार रहता था, वह संभवतः पहले ही संक्रमित हो चुका था। राजधानी पहुंचना तो दूर, उन्हें अज्योर स्काई साम्राज्य के मध्य क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया जाता, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महामारी अचानक वहां न फैलने लगे। महाराज अभी भी इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं कि वर्तमान महामारी से कैसे निपटा जाए, और वे इस पर उचित विचार कर रहे हैं। फिलहाल हमारा काम सीमा पर तैनात कमांडर और जनरलों तक संदेश पहुंचाना है। अपने अधीनस्थ की उम्मीदों को तोड़ना न चाहते हुए दूत ने झूठ बोलते हुए अपने होंठ भींच लिए, ताकि वह यह जानकर कोई मूर्खतापूर्ण कदम न उठा ले कि महाराज को सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों की कोई परवाह नहीं थी और उन्होंने उन्हें अनदेखा करना ही बेहतर समझा, क्योंकि उनकी नजर में हेवनली स्काई साम्राज्य के साथ युद्ध स्पष्ट रूप से अधिक महत्वपूर्ण था। मैं समझ गया, हालिया महामारी के प्रकोप से निपटना निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिस पर इतनी आसानी से निर्णय लिया जा सके। मुझे यकीन है कि महाराज के पास इससे निपटने का कोई न कोई विचार होगा। अपनी रुकी हुई सांस छोड़ते हुए अपने नेता की बात सुनकर वह अधीनस्थ थोड़ा राहत महसूस करने लगा। अन्य अधीनस्थों का भी यही हाल था, क्योंकि उनके परिवार भी अधिकतर अज्योर्स्काई साम्राज्य के मध्य क्षेत्र के बाहर ही रह रहे थे और केवल कुछ ही लोग अपने परिवारों को मध्य क्षेत्र में ले जा पाए थे। अपने नेता की बातों का अनुसरण करते हुए वे सभी आपस में अपने परिवार की स्थिति के बारे में चर्चा करने लगे
जिससे नेता का चेहरा थोड़ा उतर गया और उसकी आंखों में धीरे धीरे अपराध बोध झलकने लगा। अब बातें बहुत हुईं। हमें तुरंत निकलना होगा। हमें महाराज द्वारा दिया गया संदेश जितनी जल्दी हो सके सीमा पर तैनात कमांडर तक पहुंचाना है। दूत को अपने अधीनस्थों के चेहरे पर राहत के भाव देखकर थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसे तुरंत अपना मिशन याद आ गया। जी, नेताजी, अधीनस्थों ने तुरंत उत्तर दिया और दूत को सलामी दी। फिर वे सब एक साथ महल से बाहर निकलकर सीमा की ओर चल दिए। जैसे ही दूत और उसके अधीनस्थों का समूह हेवनली स्काई साम्राज्य के साथ अज्योर स्काई साम्राज्य की सीमा की ओर बढ़ा, हेवनली स्काई साम्राज्य की सीमा पर रक्षा व्यवस्था आखिरकार बेहतर होने लगी थी, क्योंकि भैरव सिंह अपने भाई की सहायता के लिए पहुंच गया था और सेवन फेट्स सेक्ट ने सीमावर्ती क्षेत्र की रक्षा में मदद के लिए 5 अतिरिक्त नेसेंट सोल क्षेत्र के विशेषज्ञ भेजे थे। इसके अलावा हेवनली स्काई साम्राज्य के शाही परिवार ने भी सेवन फेट सेक्ट की बराबरी करने के लिए 5 नेसेंट सोल क्षेत्र के विशेषज्ञ भेजे। इसके बावजूद सेवन फेट सेक्ट और शाही परिवार दोनों द्वारा भेजे गए नेसेंट सोल क्षेत्र के विशेषज्ञ केवल प्रथम चरण के नेसेंट सोल विशेषज्ञ थे। उनमें से कुछ की आभा तो अत्यंत अस्थिर थी, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि उन्होंने किसी तरह बाहरी साधनों द्वारा नेसेंट सोल क्षेत्र में जबरन प्रवेश किया था। भैरव सिंह और बाकी नेसेंट सोल सीमा पर मौजूद नासेंट सोल क्षेत्र के विशेषज्ञ सेवन फेट्स और शाही परिवार के इन विशेषज्ञों की टोली को देखकर थोड़े अवाक रह गए। वे स्पष्ट रूप से बुजुर्गों का एक समूह थे, जिन्होंने केवल अपनी आयु बढ़ाने के लिए नासेंट सोल क्षेत्र में प्रवेश किया था, और वे हमेशा के लिए नासेंट सोल क्षेत्र के प्रथम चरण पर ही अटके रहने वाले थे। केवल एक सामान्य दूसरे या शायद पहले चरण का नासेंट सोल क्षेत्र का विशेषज्ञ ही इन बुजुर्ग विशेषज्ञों के समूह से निपटने के लिए पर्याप्त होता। क्या सेवन फेट्स संप्रदाय और शाही परिवार इस बात की प्रतिस्पर्धा कर रहे थे कि वे सेवानिवृत्त होने पर बुजुर्ग पीढ़ी की देखभाल के लिए सबसे अधिक संसाधनों को कौन बर्बाद कर सकता है? वहां पहले से मौजूद नासेंट सोल विशेषज्ञ उन विशेषज्ञों को देखकर थोड़े असहज होने लगे, जिन्हें रक्षा बनाए रखने में मदद के लिए भेजा गया था। लेकिन यह बेचैनी जल्दी ही गायब हो गई, क्योंकि अज्योर स्काई किंगडम ने सीमा पर और अधिक लोगों को तैनात नहीं किया था। सीमा धीरे धीरे शांति की स्थिति में आ गई, क्योंकि सामान्य छोटी झड़पें फिर से शुरू हो गईं, जिसमें नासेंट सोल क्षेत्र के विशेषज्ञ केवल समय समय पर तभी दिखाई देते थे जब दूसरा पक्ष दूसरे के क्षेत्र में बहुत अधिक घुसपैठ करने वाला होता था। हेवनली स्काई किंगडम का ध्यान मुख्य रूप से सेना के उस हिस्से पर था जिसने अचानक उनके साथ विश्वासघात किया था। सैनिकों और सेनापतियों का गुस्सा स्वाभाविक था, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि हेवनली स्काई किंगडम घर वापस गद्दारों के परिवारों के विरुद्ध कुछ कार्रवाई कर सकता है। आखिरकार कौन जानता था कि वे भी इसमें शामिल थे और हेवनली स्काई किंगडम पर घातक प्रहार करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। साधारण पृष्ठभूमि वाले कई गद्दारों के परिवारों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे पूछताछ की गई, जबकि गद्दारों के उच्च अधिकारियों ने पहले ही अपने परिवारों को हेवनली स्काई किंगडम से बाहर निकालने और अज्योर स्काई किंगडम में पहुंचाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। इसके कारण कई साधारण सैनिक, जो दबाव में या अन्य परिस्थितियों के कारण गद्दार बन गए थे, एक बार फिर से पाला बदलकर हेवनली स्काई किंगडम में वापस आ गए। उनमें से अधिकांश को उम्मीद थी कि यदि वे ऐसा करते हैं तो उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। कुल मिलाकर इसने बड़ी तस्वीर पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाला, क्योंकि कोर फॉर्मेशन और नासेंट सोल क्षेत्र के गद्दार अभी भी अज और स्काई किंगडम की ओर ही बने रहे। लेकिन इसने सैनिकों के उस विश्वास को कुछ हद तक बहाल करने में सफलता पाई, जिसे उन्होंने तब खो दिया था जब उन्होंने सेना के एक बड़े हिस्से को दूसरी तरफ जाते देखा था। तो तुम इस कीमियागरी प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही हो, जहां स्काई एम्पायर का एक पुराना कारीगर कीमियागर एक शिष्य की तलाश कर रहा है। मंडप में वापस आने और देवांश को
उसके अपने कमरे में धीरे धीरे होश में आने के लिए छोड़ने के बाद वीर और दिशा बाहर टहलने लगे, क्योंकि दिशा ने उसे उस कीमियागरी प्रतियोगिता के बारे में बताया जिसमें उसने आधे साल में भाग लेने का निर्णय लिया था। दिशा के गुरु के रूप में वीर के पास अंतिम निर्णय था कि वह प्रतियोगिता में भाग ले सकती है या नहीं। कीमियागरी प्रतियोगिता का विवरण सुनकर वीर को तुरंत खतरा महसूस हुआ। वह बूढ़ा कारीगर कीमियागर उसके शिष्य को चुराने की कोशिश तो नहीं करेगा, है ना? वीर अच्छी तरह जानता था कि उसके पास अपनी वर्तमान शक्ति के साथ स्काई एम्पायर का विरोध करने का कोई तरीका नहीं है। अगर स्काई एम्पायर के उस पुराने कारीगर कीमियागर ने वास्तव में उसकी शिष्या में रुचि ली और उसे चुराना चाहा, तो अकेले इस विचार ने ही वीर को स्काई एम्पायर के उस अज्ञात कारीगर कीमियागर के प्रति थोड़ा सतर्क कर दिया। क्या मैं शामिल हो सकती हूं? मैंने सुना है कि भाग लेने वाले लोगों के लिए काफी अच्छे पुरस्कार थे और यह सीखने का एक शानदार अनुभव होगा। मैं शायद अपने रस विद्या क्षेत्र को भी आगे बढ़ाने में सक्षम हो जाऊंगी। रसशाला प्रतियोगिता से पहले के समय में कुछ वरिष्ठों को मुझे प्रशिक्षित करने की अनुमति भी देगी। अपने गुरु के चेहरे पर संघर्ष के भाव देखते हुए दिशा ने उन लाभों को बताते हुए कहा जो वह प्रतियोगिता में शामिल होकर प्राप्त कर सकती थी। तुम जा सकती हो। दिशा के चेहरे पर आशापूर्ण भाव देखकर वीर ने सहमत होने का फैसला किया। चाहे कुछ भी हो, उसकी शिष्या अन्य आसपास के राज्यों द्वारा भेजे गए सभी प्रतिभावान छात्रों में सबसे श्रेष्ठ नहीं होनी चाहिए, है ना? अपनी शिष्या द्वारा प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और अन्य प्रतियोगियों को पछाड़ने के विचार से थोड़ा घबराते हुए वीर ने रसशाला के पीछे पीछे गुप्त रूप से जाने का फैसला किया। जब वे आकाश साम्राज्य के शिल्पकार रसनज द्वारा आयोजित रस विद्या प्रतियोगिता के लिए निकलेंगे, केवल इसी तरह वह आकाश साम्राज्य के अज्ञात शिल्पकार रसंज के प्रति अपनी चिंताओं को दूर कर पाएगा। धन्यवाद गुरुजी, मैं तुरंत जाकर रसशाला को सूचित कर दूंगी। अपने गुरु के आंतरिक संघर्ष से अनजान दिशा उत्साहपूर्वक वहां से कूदते हुए जल्दी से रसशाला की दिशा में भाग गई। हे! चिंता से भरी आह भरते हुए वीर ने दिशा की ओझल होती आकृति की ओर देखा। शायद उसने उसे रस विद्या प्रतियोगिता में शामिल होने की अनुमति देकर गलत चुनाव किया था। अभी तक नहीं उठा? इसके बारे में और अधिक न सोचते हुए वीर ने देवांश को देखने और यह जानने के बाद कि वह अभी तक जागा है या नहीं, पहाड़ के नीचे की ओर प्रस्थान किया। वह स्थान जहां वह जा रहा था निश्चित रूप से संप्रदाय प्रमुख का भवन था, क्योंकि वह कृष्ण गुलाब संप्रदाय की शक्ति और उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में जो कुछ भी पता चला था उसकी रिपोर्ट करने जा रहा था। खेद की बात है कि वर्तमान उड़न खड्ग संप्रदाय उस संप्रदाय से निपटने में भी सक्षम नहीं था जो पहले उनके अधीन था। एक राक्षसी संप्रदाय बनना वास्तव में अल्पकालिक शक्ति वृद्धि के मामले में फायदेमंद था। कृष्ण गुलाब संप्रदाय का वह पूर्व एल्डर दुनिया में कैसे गुजारा करेगा? आखिरकार वह एक राक्षसी साधक था और चाहे वह कहीं भी जाए, राक्षसी साधकों का शिकार कई जगहों पर राक्षसी जानवरों से भी अधिक आक्रामक तरीके से किया जाता था। स्वर्गीय आकाश राज्य में कृष्ण गुलाब संप्रदाय को एक अनूठी स्थिति माना जा सकता था, जहां शाही परिवार उड़न खड्ग संप्रदाय से निपटने के लिए उनकी शक्ति का उपयोग करना चाहता था। स्किनलिंग, जो कृष्ण गुलाब संप्रदाय का पूर्व एल्डर था, के पास अल्पावधि में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कोई बड़ी सुविधा नहीं थी और पता चलने पर उसे भागने और छिपने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अंत में वीर लगभग उस संघर्ष को देख सकता था जिससे स्किनलिंग को भविष्य में साधना के पथ पर सफल होने के लिए गुजरना होगा। उड़न खड्ग संप्रदाय में रहकर कुछ शिष्यों को प्रशिक्षित करना और शांति से साधना करना उससे कहीं बेहतर था। कम से कम अपनी साधना को आगे बढ़ाने के अवसरों की तलाश में दुनिया भर की यात्रा करने की तुलना में उड़न खड्ग संप्रदाय में रहने पर उसके जीवित रहने की संभावना बहुत अधिक थी। भविष्य में वह अपने शिष्यों को ऐसा करने दे सकता था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।
इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है कि आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही हैं, ताकि हम जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड